अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चे लेट आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आज की क्लास का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि हमने जो है वो एआई की मदद से, गूगल जेमिनाई की मदद से सही है, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है और एक-एक पेपर मैंने इसको अपलोड किया है जेमिनाई के अंदर और मार्क स्कीम भी अपलोड की है। फिर जेमिनाई से पूछा है कि आपको कौन से 3 क्वेश्चंस मोस्ट डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। तो जो जेमिनाई को ज़्यादा मुश्किल लगे क्वेश्चन वो उसने आइडेंटिफाई किए हर पेपर में। तो मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली है और पहला पेपर हम देख रहे हैं मार्च का, फरवरी मार्च का 2024 का पेपर 1-2 और इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखते हैं भाई कि ये इतना मुश्किल क्यों है और इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो इसको मुश्किल बना रही है, सही है? तो अब हम एक-एक करके बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ आपके लिए। कह रहा है बेटा कंपनी प्रिपेयर्ड इट्स परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट याद है आपको क्या होता है? पीएलसीए। किसका अकाउंट होता है बेटा? सप्लायर्स का। किसी एक सप्लायर का अकाउंट है या सारे सप्लायर्स का कंबाइन अकाउंट? सारे सप्लायर्स का कंबाइन अकाउंट। और अगर आप देखो बेटा पीएलसीए के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है? वो आ रहा है 15,960। द कंपनी द फॉलोइंग आइटम्स वर देन डिस्कवर्ड। अगर आप देखो ये 4 आइटम्स दी हुई हैं। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? व्हाट वाज द करेक्ट टोटल ऑफ द ट्रेड पेबल्स। तो आपको बताना है भाई करेक्ट वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट हम करेंगे इससे ड्राफ्ट वैल्यू से। तो बताएं ड्राफ्ट वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा हमें? ड्राफ्ट वैल्यू दी हुई हमें 15960। इससे हम स्टार्ट करेंगे और एक-एक करके हम इसमें क्या करते जाएंगे बेटा? एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। पढ़ते हैं बेटा पहली एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? डिस्काउंट रिसीव हुआ था 450 हैव बीन एंटर्ड इनटू द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एज 540। तो एक्चुअली डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ था बेटा? 450, लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया बेटा? 540। तो बताएं डिस्काउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है कम? ज्यादा। कितना ज्यादा बेटा? डिफरेंस निकाल लें, 90 का डिफरेंस है, ऐसा ही है। तो 90 से बेटा हमने ज्यादा डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया था। बताएं जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है या लाइबिलिटी कम हो जाती है? जब डिस्काउंट बेटा हमें रिसीव होता है तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ऐसे ही है ना? तो हमें बेटा 450 से लाइबिलिटी कम करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितने से कम कर दी? 540 से। तो हमने 90 से एक्स्ट्रा अपनी लाइबिलिटी कम कर दी, ऐसा ही है ना? अब 90 से लाइबिलिटी को बढ़ा दें या कम कर दें? बढ़ा देंगे। तो 90 से हम अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे। कितनी हो गई बेटा लाइबिलिटी बताएं? 16,050 हो गई। तो अब कंट्रोल अकाउंट में बेटा कौन से एरर्स आते हैं जो टोटल के नेचर वाले होते हैं या किसी एक बंदे वाले होते हैं? जो टोटल वाले होते हैं। कह रहा है पेमेंट ऑफ 720 टू अ सप्लायर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन हिज अकाउंट। इसका मतलब ये किसी एक सप्लायर के अकाउंट में एंटर नहीं किया या कंट्रोल अकाउंट में एंटर नहीं किया? किसी एक सप्लायर के अकाउंट में। तो क्या ये इसमें आएगा कंट्रोल अकाउंट में? ये नहीं आएगा इसमें। आगे कह रहा है बेटा द परचेज लेजर डेबिट बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 110 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द, क्या चीज कह रहा है? कंट्रोल अकाउंट। तो क्या कह रहा है भाई? परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस है, सही है। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, तो इसके लिए बेहतर होगा कि पहले मैं इसको जो है ना सॉल्व करके आपको करवा दूं, तो फिर ज्यादा बेहतर होगा, सही है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, जरा देखें कैसे सॉल्व होगा। पीएलसीए बना रहे हैं ना हम? पीएलसीए बेटा, पीएलसीए किसका अकाउंट होता है? सप्लायर्स का। तो सप्लायर का यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लेते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इन्होंने जो हमें बैलेंस बताया बेटा वो कितना बैलेंस है जिसमें कोई एरर्स हैं? वो है आपका बेटा 15,960। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो नॉर्मल बैलेंस कहाँ था? क्रेडिट पे। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था 450, लेकिन हमने क्या लिख दिया? ज्यादा लिख दिया, सही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? डिस्काउंट को कम करेंगे, उससे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऐसे ही है ना? तो डिस्काउंट वैसे डेबिट साइड पे आता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को कम करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी कितने से? 90। एक ही आ गया। थर्ड में क्या बोल रहा है बेटा? परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस क्या है? ये नॉर्मल बैलेंस है या माइनॉरिटी बैलेंस है? ये माइनॉरिटी बैलेंस है। अगर आप देखो बेटा ओपनिंग डेबिट बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट पे। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट पे आना चाहिए, ऐसे ही है ना? तो बेटा याद रखें क्लोजिंग में हमेशा साइड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस जो कैरिड डाउन था वो हमने ओमिट कर दिया, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बेटा अगर देखें ओपनिंग डेबिट कहाँ आता है? डेबिट पे आता है। तो क्लोजिंग डेबिट कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट पे आना चाहिए। और ये वाली एंट्री तो नहीं आएगी ना 720। और फोर्थ में क्या कह रहा है बेटा? पढ़ें अ कॉन्ट्रा ऑफ 170 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज लेजर बट नॉट इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। जी क्या कह रहे हैं आप? थर्ड वाली एंट्री बता देते हैं। तो वो कह रहा है भाई परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस है। तो परचेज लेजर वैसे किसका अकाउंट होता है? कस्टमर का या सप्लायर का? सप्लायर का अकाउंट होता है बेटा। सप्लायर हमारे लिए एसेट होते हैं या लाइबिलिटी होते हैं? सप्लायर लाइबिलिटी होते हैं। तो नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट या डेबिट?
नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट है तो वो क्रेडिट पे आता है, और अगर क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस हो तो वो कहाँ आता है, डेबिट पे। ऐसे ही अगर ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है माइनॉरिटी तो वो कहाँ आता है, डेबिट पे। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट पे। क्लोजिंग में हमेशा साइड क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। आखिरी क्या कह रहा है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री 170 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज लेजर बट नॉट इन द कंट्रोल अकाउंट। तो कॉन्ट्रा एंट्री लिखनी पड़ेगी या नहीं, तो बताए कॉन्ट्रा से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। कॉन्ट्रा से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, डेबिट। तो बेटा पीएलसीए डेबिट हो जाएगा, और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा एसएलसीए। कितना हो रहा है बेटा कॉन्ट्रा बताएं, 170। क्या अब इसको सॉल्व करके हम बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं बेटा, कैसे आएगा बताएं। बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट या क्रेडिट, बड़ी साइड बेटा क्रेडिट आ रही है, इसको ऐड कर देते हैं। कितनी आ रही है बेटा, 15,960 90 110, टोटल करें 15,960 90 और 110। एक सेकंड, 15,960 90 और 110, ये आ रहा है 16,160, ऐसा ही। इसमें से अगर हम माइनस कर दें बेटा 170, ऐसे ही 170, चूंकि ऑपोजिट साइड पे माइनस कर दें तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, सी आंसर आ रहा है, सही। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। तो ये आ गया बेटा 15,190, सही। आई होप बेटा कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट बैलेंस आ गया पीएलसी का। तो ये हमने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, जो एज पर हमारी लिस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मुश्किल है और ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे बेटा अगर मैं जाऊं तो पढ़ते जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी एट 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ ईयर 1, पहले साल की बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड द फॉलोइंग अमाउंट्स। बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है $800,000 और एक शेयर कितने का है, $50 का। तो बता सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1.6 मिलियन, बिल्कुल। तो $8 लाख को डिवाइड बाय हाफ करेंगे 0.5, तो 1.6 मिलियन 16 लाख शेयर्स आ जाएंगे। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग भी दिया हुआ है, और रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट आफ्टर दीज ट्रांजैक्शंस। तो आपको बताना है बेटा इन ट्रांजैक्शंस के बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, सही। अब इसको चेक करते हैं भाई ये कैसे होगा। तो एक एक करके इसको हम जो है वो एडजस्टमेंट्स इसकी सॉल्व करते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है बेटा, पढ़ें। वो कह रहा है बेटा कंपनी ने राइट्स इशू किया है 4 लाख शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 0.7। तो बेटा जब नए शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, सही है, और प्रीमियम भी बढ़ेगा। कितने शेयर इशू किए हैं बेटा, 400,000। तो 400,000 शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है, $50 का। तो बेटा बताएं कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा। ये कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं, बोनस इशू। तो बोनस इशू से बेटा कैपिटल बढ़ जाएगा मेरा 200,000 से, एग्री कर रहे हैं। 4 लाख शेयर्स इंटू 0.5 इधर आ गया। और प्रीमियम कितना है बेटा एक शेयर पे, 0.7 का प्रीमियम है या 0.2 का प्रीमियम है, 0.7 का प्रीमियम है। देखो वो कह रहा है प्रीमियम ऑफ 0.7, वो ये नहीं कह रहा है एक शेयर हमने 0.7 में इशू किया है, वो कह रहा है 0.7 का प्रीमियम है, मतलब 0.5 प्लस 0.7 कितने में इशू किया है, 1.2 में, ऐसा ही है ना। तो बेटा हमने डिफरेंस नहीं लेना, डायरेक्टली प्रीमियम लेना है 0.7। इसका मतलब जितनी नॉमिनल वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा हमने क्या किया है, प्रीमियम चार्ज किया। तो बताओ बेटा कितने शेयर इशू किए हैं, हाँ 400,000। 400,000 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 से। तो बताओ प्रीमियम कितने से बढ़ गया बेटा, 280, ऐसा ना। 280 से बेटा प्रीमियम बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। आगे क्या कह रहे हैं, आगे बेटा हमने जब बेटा कितने शेयर इशू किए बताओ, 400,000। पहले 400 इंटू 0.5 किया था, सही। अब 400 इंटू 0.7 करेंगे। बताएं 0.7 जो है इशू प्राइस है या 0.7 प्रीमियम है, 0.7 प्रीमियम है, 0.7 एक्स्ट्रा है। तो 0.7 इंटू 4 लाख करेंगे ना, तो 280 हो जाएगा। और आगे कह रहा है बेटा बोनस इशू करना है, सॉरी ये जो हमने किया ये बोनस इशू तो नहीं था ना, ये क्या था, ये राइट्स इशू था। तो पहली एंट्री हो गई हमारी राइट्स इशू की, और दूसरी एंट्री किसकी बनानी है, बोनस इशू की। बोनस इशू क्या होता है बेटा, जब आप फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो बताएं बेटा बोनस इशू जो है वो कैसे निकलेगा, टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, बोनस इशू की टर्म्स क्या है। टर्म्स बता रहा है बेटा कितने नए शेयर इशू किए हैं, 1 न्यू शेयर ONE लिख रहा है बेटा कंफ्यूज करने के लिए, फॉर एवरी 4। तो 1/4 का मतलब बेटा 25%, ऐसा ही है। तो मुझे बताएं बेटा राइट्स इशू के बाद बोनस इशू हो रहा है या उससे पहले हो रहा है, राइट्स इशू के बाद हो रहा है। तो इसका मतलब बेटा इन दोनों को ऐड कर लें तो उसके बाद बेटा बोनस इशू होगा या नहीं होगा।
तो बेटा पहले 800 था, फिर 200 से बढ़ गया, कितना हो गया $1 मिलियन, ऐसा ही। तो क्या इसमें बोनस इशू में क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत होती है? नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा। $1 मिलियन हो गया और $1 मिलियन को कर दें 1/4, तो कितना हो जाएगा 250। तो बताएं 250 से कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसमें पैसे आते हैं बोनस इशू में या नहीं आते? पैसे नहीं आते। इसका मतलब बेटा जब हम फ्री में शेयर्स दे रहे हैं तो फिर क्या चीज कम करेंगे हम? शेयर प्रीमियम। तो बेटा बोनस इशू के लिए सबसे पहले क्या यूज होता है? प्रीमियम। रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होता, याद है? सही है, क्योंकि वो अनरियलाइज गेन है। उसके बाद क्या यूज करते हैं बेटा बोनस इशू के लिए, बताएं? जनरल रिजर्व। अगर वो भी नहीं है या खत्म हो गया तो उसके बाद क्या यूज करते हैं बेटा? रिटेन्ड अर्निंग। तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए? शेयर प्रीमियम। हमें चाहिए 250, लेकिन हमारे पास क्या इनफ पैसे प्रीमियम अकाउंट में पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं? तो प्रीमियम बेटा पहले से 2 लाख पड़ा हुआ है, 280 और आ गया तो 480 तो पड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग पे तो जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या यूज कर लेंगे बेटा, बताओ? सही है, पूरे का पूरा हम यूज कर लेंगे, बताएं? पूरे का पूरा हम यूज कर लेंगे शेयर प्रीमियम। तो कितना चाहिए बेटा हमें शेयर प्रीमियम? सिर्फ 250 चाहिए ना। और जो बाकी 30 एक्स्ट्रा है, सही, बल्कि नहीं एक्स्ट्रा तो बचा ही नहीं ना। इसका मतलब हमें 250 चाहिए था, पूरे का पूरा 250 कहाँ से यूज कर लिया? प्रीमियम से। तो खत्म हो गया प्रीमियम। अब हमें बताना है बेटा प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना बचा। तो बता दो बेटा, पहले प्रीमियम कितना था? 200, फिर 280 से बढ़ गया, कितना हो गया? 200 प्लस 280 बेटा 480, 480 में से माइनस कर दो 250, तो बताएं कितना बचा? 230 बच गया। कैसे निकाला? 200 प्लस 280 बेटा 480 माइनस 250, तो आंसर आ रहा है बेटा 230। तो ए आंसर आ रहा है, सही, ए आंसर है। तो ये हो गया हमारा आंसर ए। 230 जो है वो राइट आंसर आ रहा है, ये हो गया। तो सही, एक बार दोबारा बता देते हैं भाई। अच्छा, अब इसके अंदर किया क्या है बेटा, एक बार दोबारा देख लें। यहाँ पे एक साथ हमने दो ट्रांजैक्शन किए थे, कौन कौन से बताओ? एक हमने किया है बेटा राइट्स इशू और एक हमने किया है बोनस इशू। तो बताएं बेटा पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे राइट्स इशू किया था या पहले बोनस इशू किया था? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है, कोशिश करें एक दफा में समझ लें, सही है। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे बेटा, बताएं इस सवाल में पहले क्या हुआ है, राइट्स इशू हुआ है या पहले बोनस इशू हुआ है? पहले राइट्स इशू हुआ है। तो राइट्स इशू की क्या एंट्री बनाते हैं बेटा? बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट। कितने नए शेयर इशू किए बताएं बेटा? 400,000। और एक शेयर पे कितना प्रीमियम मिला है बताएं? 0.7। तो बेटा 4 लाख शेयर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बताओ? पहले 4 लाख शेयर्स को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है वो हमारा वो था ना शेयर, राइट्स इशू था। तो बेटा 4 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 4 लाख को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल कितने से बढ़ गया? 2 लाख से। फिर 4 लाख को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई प्रीमियम कितना बढ़ गया? 280 से। तो ये समझ में आ गई बेटा एंट्री? ये कौन सी एंट्री थी? राइट्स इशू थी। राइट्स इशू हो गया। उसके बाद आते हैं बोनस इशू पे। बोनस इशू की क्या टर्म्स है पढ़ें? 1 फॉर 4। 1 फॉर 4 का मतलब बेटा जिसके पास भी 4 शेयर ऑलरेडी हैं उसको एक शेयर हम और इशू करेंगे। तो 1/4 करेंगे किसके ऊपर बेटा, बताएं? 1/4 जो है वो सिर्फ हम राइट्स इशू को देंगे या जो पहले वाले शेयर्स थे वो भी ऐड कर देंगे? दोनों ऐड कर देंगे। तो 800 प्लस 200 कितने हो गए? 1 मिलियन शेयर्स। बेटा 1 मिलियन को कर दें हम 1/4, ऐसा ही। 1 मिलियन का 1/4 कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा? 250। तो 250 से हमारा कैपिटल बढ़ गया। लेकिन बोनस इशू में चूंकि पैसे आते नहीं है, फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो हम बैंक को डेबिट नहीं करते, तो बैंक की जगह क्या डेबिट करते हैं? रिजर्व्स। तो सबसे पहले बेटा बोनस इशू के लिए क्या यूज करते हैं? शेयर प्रीमियम। तो अब हमें देखें 250 चाहिए और प्रीमियम में इनफ पैसे पड़े हुए हैं, तो हम एक काम करेंगे, पूरे का पूरा 250 कहाँ से उठा लेंगे हम? सही है, शेयर प्रीमियम से उठा लेंगे, ऐसा। तो क्या खत्म हो गया भाई? ये ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गए। अब बताएं प्रीमियम कितना बच गया? पहले से प्रीमियम कितना पड़ा हुआ था चेक करें। पहले प्रीमियम पड़ा हुआ था बेटा 200 और 280 से बढ़ गया। 200 प्लस 280 कितना हो गया बताएं? 480। और 480 में से 250 यूज हो गया तो बचा कितना? 480 माइनस 250, सही है, 230 बच गया। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, सही है, 230 बच गया। तो ए आंसर आ रहा है हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बात बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एज पर जो हमने लिस्ट बनाई है और उसमें है क्वेश्चन नंबर 27। चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 कॉस्टिंग का है, उसमें क्या मुश्किल बात है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे बेटा, एक्स लिमिटेड
हैज बजटेड मंथली ओवरहेड ऑफ 125,000। तो बेटा एज पर हमारा बजट जो है वो मंथली ओवरहेड कितना है, अगर आप चेक करें हमारा जो बजट है वो ये बता रहा है कि हमारा मंथली ओवरहेड है बजटेड 125,000। और आगे क्या दिया हुआ है बेटा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है OAR। कितना दिया हुआ है बेटा, देखें OAR ये आ रहा है 5 पर मशीन आवर। कितना दिया हुआ है बेटा, OAR 5 पर मशीन आवर। जुलाई में कह रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, अंडर एब्जॉर्प्शन। अब हमें बताना है बेटा वो कौन सा डेटा होगा इन चारों में से जिसकी वजह से ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आता है। तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अच्छा वैसे तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड माइनस अमाउंट एब्जॉर्ब। क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड माइनस अमाउंट एब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अंडर एब्जॉर्प्शन तो दिया हुआ है हमें, लेकिन हमें एक्चुअल ओवरहेड नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ, एक्चुअल ओवरहेड नहीं दिया हुआ, और अमाउंट एब्जॉर्ब भी नहीं दिया हुआ। अमाउंट एब्जॉर्ब वैसे कैसे आता है बेटा, उसका एक और फॉर्मूला है अमाउंट एब्जॉर्ब का, और वो फॉर्मूला होता है बेटा OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी। क्या फॉर्मूला होता है, OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी। अब यहाँ पे डेटा इनकम्प्लीट है तो हम उसको नॉर्मल जो है फॉर्मूला से तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है और इसको कॉन्सेप्चुअली हमें देखना पड़ेगा ये कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो बेटा कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्या फॉर्मूला होता है, याद है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था OAR का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी। याद है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्ब जो आने के बेटा दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये होता है कि बजटेड और एक्चुअल एक्टिविटी में डिफरेंस होता है, और दूसरा रीजन क्या होता है बेटा, बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड में डिफरेंस होता है। पहला रीजन क्या होता है बेटा, एक्टिविटी चेंज हो गई, जितना हमने प्लान किया था उससे ज्यादा हो गई एक्टिविटी या उससे कम हो गई। और दूसरा क्या होता है बेटा, रीजन ओवरहेड में चेंज आता है कि जितना प्लान किया था उससे ज्यादा ओवरहेड आया या उससे कम आया। अब इसको ऐसे याद रख लें बेटा कि जो डिनोमिनेटर है वो काफी सिंपल है। अगर बजट से ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ओवर एब्जॉर्ब, और अगर बजट से कम घंटे काम करेंगे तो अंडर एब्जॉर्ब। अगर बजट से ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब, और बजट से कम यूनिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब। तो भाई ये जो एक्टिविटी होती है ये बड़ी सिंपल होती है, बजट से ज्यादा एक्टिविटी ओवर एब्जॉर्ब, बजट से कम एक्टिविटी अंडर एब्जॉर्ब। अब मुझे बताएं यहाँ पे अंडर हुआ है या ओवर हुआ है, पहले ये बताओ, बताएं भाई क्या कहते हैं, ओवर हुआ है या अंडर हुआ है इस सवाल। बेटा यहाँ पे अगर आप देखो अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब हुआ है इसका मतलब हमने बजट से ज्यादा घंटे काम किया है या कम घंटे काम किया, हमने कम घंटे काम किया, लेस आवर्स काम किया। इसका मतलब बेटा ये जो मोर आवर्स वाला ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता। तो ये जो दो ऑप्शन है इसको तो एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेशन टेक्निक एक आपने पढ़ी होगी एमसीक्यूज में, वो ये होती है कि जो मोस्ट ऑब्वियस आंसर्स होते हैं कि जो हो ही नहीं सकते, सही है, उनको आप हटा दें, एलिमिनेट कर दें। फिर अगर गैस भी करना है तो दो में से करें, क्योंकि अगर चार में से गैस करेंगे तो 25% चांस है सही होगा, और अगर दो में से गैस करेंगे तो 50% चांस है कि आपका आंसर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सही हो। अब तो पहली बात यह है कि भाई ओवरहेड हमारा क्या होने चाहिए, पहले तो एक्टिविटी की बात करें, आवर्स हमारे कम होने चाहिए। अगर बजट से कम घंटे काम करेंगे तो अंडर एब्जॉर्ब होगा, सही है। और ये जो ओवरहेड होता है बेटा ये उल्टा हिसाब किताब होता है। उल्टा हिसाब किताब मतलब ये कि बजट से अगर हमने एक्चुअल ओवरहेड हमारा कम आया, हाँ अगर एक्चुअल ओवरहेड कम आया तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा ओवर एब्जॉर्ब, और अगर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा आया तो वो क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब। सही है यार। देखिए मैं जो है वो अक्सर इसमें एक मिसाल देता हूँ, और ये ओवर या अंडर एब्जॉर्ब थोड़ा सा टेक्निकल है समझने में, तो मैं आपको एक लोकल एग्जांपल से बात समझा देता हूँ। एग्जांपल ये, अब जिस एकेडमी में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अज्यूम करें भाई यहाँ पे एकेडमी में मैंने रूम रेंट पे लिया हुआ है, और मेरा मंथली रेंट है 1 लाख रुपए। कितना रेंट है भाई, 1 लाख रुपए। और मैंने अज्यूम किया कि भाई ये जो है मेरा जो सेशन है उसमें मैं 100 स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा। कितने स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा, 100। तो मेरा बजटेड ओवरहेड था 1 लाख, रूम का जो रेंट था, और मेरे बजटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बेटा, 100। तो 1 लाख को अगर मैं 100 स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर देता हूँ तो पर स्टूडेंट मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 1000। कितना आ गया, 1000। अब पहले एक्टिविटी की बात करते, मैंने सोचा था बेटा 100 बच्चे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्चुअली बच्चे कम आए। फॉर एग्जाम्पल 70 बच्चे आए। कितने हैं, 70। तो बताएं मेरी जो बजटेड एक्टिविटी थी वो कितनी थी, 100 स्टूडेंट्स, लेकिन एक्चुअल एक्टिविटी क्या आई, ज्यादा आई या कम आई, कम आई।
तो बताएं अगर एक्चुअल मेरे स्टूडेंट्स कम आए, तो अगर हर बच्चे पे मैंने 1000 का ओवरहेड एब्जॉर्ब किया, तो 70 बच्चों पे कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब कर पाया मैं हर महीने? सही है, 70,000। सही है, तो मेरा एक्चुअल खर्चा था 1 लाख, लेकिन मैंने कितना एब्जॉर्ब किया? फॉर एग्जाम्पल 70। तो ये आसान है समझने के लिए कि अगर बजटेड से कम बच्चे आए तो अंडर एब्जॉर्ब, और अगर बजटेड से ज्यादा बच्चे आते तो क्या होता? ओवर एब्जॉर्ब। सही, ज्यादा बच्चे के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 120 बच्चे आ, हर बच्चे पे 1000 ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो 120 बच्चों पे कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिया? 1,20,000। तो ये तो समझना आसान है कि बजटेड से कम यूनिट हुए तो अंडर एब्जॉर्ब, और ज्यादा यूनिट हुए तो ओवर एब्जॉर्ब। ये समझ में आ गई। अब आ जाते हैं ओवरहेड के ऊपर। किस पे आ जाते हैं? ओवर। अब मैंने प्लान किया था कि भाई ओवरहेड होगा कितना? 1 लाख। अब अज्यूम करें कि अगर हम ओवरहेड को समझ रहे हैं ना, तो एक्टिविटी को फिक्स कर दें। क्या कर दें? एक्टिविटी को फिक्स कर दें। ये सोचें 100 बच्चे प्लान किए थे, एक्चुअली बच्चे भी कितने आए? 100 बच्चे आए। सही। अब हुआ ये कि बिल बहुत ज्यादा आ गया। सही है, जैसे आपने देखा होगा भाई, जो वॉर चल रही है इसराइल ईरान वगैरह की, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ गया। मैंने प्लान किया था कि मेरा जो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी सब मिला के 1 लाख आएगा, वो आ गया 1,25,000। सही है। हर बच्चे बच्चे तो 100 ही आए, मैंने हर बच्चे पे 1000 ओवरहेड एब्जॉर्ब किया। 100 बच्चों पे कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिया? 1 लाख। लेकिन एक्चुअल बिल कितना आ गया? 1,25,000। एक्चुअल बिल आ गया 1,25,000, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब कितना किया? 1 लाख। तो बताएं अगर मेरा एक्चुअल खर्चा ज्यादा आ गया, तो मैंने अंडर एब्जॉर्ब किया या ओवर? मैंने अंडर एब्जॉर्ब किया। तो ये अंडर एब्जॉर्ब का दूसरा रीजन क्या है बेटा? ओवरहेड मेरा ज्यादा आ गया। सही है, और एक्टिविटी क्या आ गई? कम हो गई। तो इसका आंसर क्या बन गया बेटा? ए बन गया। तो बेटा ये डिनोमिनेटर याद रखना आसान है। अगर बजटेड से ज्यादा हुई एक्टिविटी तो क्या हो गया? ओवर एब्जॉर्ब। अगर बजटेड से कम हुई तो अंडर एब्जॉर्ब। न्यूमरेटर में उल्टा हिसाब किताब है बेटा। अगर हमारा ओवरहेड बजट से ज्यादा आ गया तो अंडर एब्जॉर्ब, अगर ओवरहेड बजट से कम आ गया तो ओवर एब्जॉर्ब। तो डिनोमिनेटर में बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक्टिविटी बजट से ज्यादा होगी तो ओवर, कम होगी तो अंडर। न्यूमरेटर में बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब अगर हमारा एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा आ गया तो हमने अंडर एब्जॉर्ब किया है, और अगर कम आ गया तो ओवर एब्जॉर्ब। तो 27 का आंसर क्या बन गया बेटा? ए बन गया। आगे बात समझ में? तो ये बेटा हमारा पहला जो है वो पेपर, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन देखने थे, मुश्किल वो हो गया। अगला पेपर जो हमने देखना है मई 2024 का पेपर है, और पेपर 11 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बेटा, मई जून 2024 का पेपर। इसको देख लेते हैं बेटा। ये है हमारे पास, एक सेकंड मैं ओपन कर रहा हूँ। मई जून 24 वेरिएंट कौन सा है? पेपर 11। देखें भाई, कौन सा क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बोला पहला इसका? ये बोला है क्वेश्चन नंबर 4। चेक करें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज है ऐसी? मिल गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द नॉन करंट एसेट ऑफ द बिजनेस दैट वाज फॉर्म 3 years ago। तो बेटा अब देखें, ये एक बिजनेस है जिसका एक नॉन करंट एसेट है, और ये बिजनेस फॉर्म हुआ था 3 साल पहले। देखें ये इंपॉर्टेंट बात है, 3 years ago। सही है। तो बेटा एसेट की कॉस्ट कितनी थी बताएं? $10,000। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दी हुई एट द एंड ऑफ ईयर 3। एंड ऑफ द ईयर 3 मतलब ये जो 6,000 डिप्रिसिएशन है कितने साल की है बताओ भाई? ये 6,000 डिप्रिसिएशन कितने साल की? ये 3 साल की है। अगर 6,000 बेटा 3 साल की है, तो बताओ 1 साल की डिप्रिसिएशन कितनी होगी? अगर 6,000 3 साल की है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग है? सही, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा अगर बताएं स्ट्रेट लाइन में 6,000 को डिवाइड बाय 3 कर दें, तो क्या 2,000 पर एनम आ जाएगी या नहीं? तो डेप्रिसिएशन हो गई बेटा हमारी 2,000 पर एनम। सही, डेप्रिसिएशन हो गई हमारी 2,000 पर एनम। सही है यहाँ तक? और आगे बात बढ़ाएं भाई, उसके बाद क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं इन कैलकुलेटिंग द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3, जो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन हैव बीन कंसिस्टेंटली चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन। वो कह रहा है भाई हम जो है अभी तक 3 सालों से कंसिस्टेंटली चार्ज करते रहे, क्या चीज? स्ट्रेट लाइन। कह रहा है प्रायर टू फाइनलाइजिंग अकाउंट्स, अकाउंट फाइनलाइज करने से पहले, सही है, क्या हुआ है भाई? Prior to finalizing accounts, the business decided to change the method of depreciation for year 3 to reducing balance। क्या कह रहा है बेटा? आखिरी साल
हमने ये डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट लाइन से किस पे जाएंगे बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाएंगे। क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे जा रहे हैं बेटा, आप लोग भी बताएं आंसर क्या आ रहा है इसका। वो कह रहा है अब हम स्ट्रेट लाइन से आरबीएम पे जा रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिवाइज प्रॉफिट निकालना है बेटा ईयर 3 का, क्या करना है, रिवाइज प्रॉफिट ईयर 3 का। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, जरा देखते हैं कैसे होगा। पहली बात तो ये है बेटा कि हमने ये जो प्रॉफिट चार्ज किया है, ये जो 18,000 प्रॉफिट है, क्या इसमें हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है या नहीं की, हमने कर दी है। तो बेटा बताएं अगर 6,000 डेप्रिसिएशन है फॉर 3 इयर्स, तो एक साल की कितनी होगी स्ट्रेट लाइन, 2,000। तो ये जो बेटा प्रॉफिट है 18,000, इसमें इस साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज किए बताएं, 2,000। सही है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग का डिफरेंस देख लें डिप्रिसिएशन का, सही है, और वो एडजस्ट कर दें। या ये भी कर सकते हैं कि पहले जो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की थी गलत, उसको रिवर्स कर दें। तो हमने बेटा बताओ ये जो 18,000 प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसमें इस साल कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की बताओ, 2,000। तो 18 में से 2,000 माइनस कर दें या प्लस कर दें, प्लस कर दें। क्यों, क्योंकि 18 में से डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो अगर हम डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, ये हो जाएगा 20,000। तो 20,000 बेटा वो प्रॉफिट आ गया जिसमें से अभी तक डिप्रिसिएशन माइनस हुई नहीं है। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे बताएं कौन से मेथड पे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे या रिड्यूसिंग बैलेंस पे, रिड्यूसिंग। बताओ बेटा रिड्यूसिंग में जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो वो कॉस्ट पे लगाते हैं या नेट बुक वैल्यू पे, वो लगाते हैं एनबीवी पे। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लगाएंगे एनबीवी पे। मुझे एक बात बताएं बेटा कि एनबीवी कैसे आती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ, मुझे डिप्रिसिएशन अगर थर्ड ईयर की अब निकालनी है तो मैं यहाँ पे अक्यूमुलेटेड कौन सी लूंगा, 2 सालों की लूंगा या 3 सालों की, 2 सालों की लूंगा, क्योंकि तीसरे साल की तो गलत निकाली हुई है ना इन्होंने, तीसरे साल की तो अभी हमने सही निकालनी है। इसका मतलब बेटा ये जो 6,000 है ये कितने सालों की है बताओ, 6,000 है बेटा हमारे पास 3 सालों की, तो 2 सालों की कितनी होगी, 4,000। तो एक काम करते हैं बेटा, 10 में से 4,000 माइनस करते हैं तो एनबीवी आ जाएगी। तो एनबीवी कितनी आ गई, 6,000। अब हम एक काम करेंगे, 6,000 पे लगा देंगे 25%। तो बताएं इस साल डिप्रिसिएशन कितनी आएगी, करेक्ट डिप्रिसिएशन 1,500 आएगी। तो बेटा हमने स्ट्रेट लाइन से 2,000 डिप्रिसिएशन चार्ज की थी जो कि गलत है, अब हमें कितनी चार्ज करनी चाहिए, 1,500। तो अब मुझे बताएं बेटा डिप्रिसिएशन हमने ज्यादा चार्ज कर दी थी या कम, 2,000 हमें हमने चार्ज कर दी थी लेकिन हमने 1,500 चार्ज करनी चाहिए। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज, कम करेंगे ना 500 से। अगर डिप्रिसिएशन कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा 500 से। तो 18,000 में 500 ऐड कर दे कितना हो जाएगा, 18,500। तो सी आंसर हो, समझ में आ रहा है। तो डिप्रिसिएशन बेटा इन्होंने गलत चार्ज कर दी थी स्ट्रेट लाइन से, शुरू के 2 सालों में तो सही था, लेकिन तीसरे साल में हमने डिसाइड किया कि स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या होना चाहिए चार्ज, रिड्यूसिंग। सही, तो स्ट्रेट लाइन से कितनी आ रही थी डिप्रिसिएशन बेटा, 6,000 अगर 3 सालों की थी तो एक साल की थी 2,000। तो 2,000 के बजाय हमें कितनी चार्ज करनी चाहिए, 1,500। अब ये 1,500 हमने कैसे निकाली, एक बार दोबारा देख लें। कॉस्ट लेंगे, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करेंगे। तो बताएं बेटा जब हम अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो 3 सालों की माइनस करेंगे या 2 सालों की, 2 सालों की, क्योंकि तीसरे साल की तो अभी निकालनी है हमने। सही है, तो अगर ये 6,000 3 सालों की है तो 2 सालों की कितनी होगी, 4,000। तो एनबीवी आ गई बेटा 6,000, 6,000 पे लगाएंगे 25%, 1,500 डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमने डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज कर दी, डिप्रिसिएशन को जब कम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4 का क्या आंसर बना बेटा, सी बना। अगला सवाल देखते बेटा कौन सा मुश्किल है हमारा, 4 के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं बेटा क्या चीज है और क्या मुश्किल बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अ ट्रेडर डज नॉट कीप फुल रिकॉर्ड्स। जब भी वो बोले डज नॉट कीप फुल रिकॉर्ड्स तो ये कौन सा मेथड है बताएं। हाँ, ये सिंगल एंट्री बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। जब भी वो बोले डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब सिंगल एंट्री है। और रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, हमने सेल्स निकालनी है। क्या चीज निकालनी है बेटा, टोटल सेल्स। अब देखते हैं बेटा सेल्स कैसे निकलेगी यहाँ पे। और बेटा देखें आपको ये भी पता है कि सेल्स दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक क्रेडिट सेल होती है, कैश सेल। लेकिन इस सवाल में पढ़ते हैं बेटा, पढ़ ले भाई क्या कर रहे हैं? इस सवाल में क्या होता है, क्रेडिट सेल होती है या कैश सेल होती है। इस सवाल में बेटा देखते हैं सेल्स कौन सी है, क्रेडिट है या कैश है। पढ़ते हैं बेटा वो क्या कह रहा है, चेक इशूड ड्यूरिंग द ईयर। इशूड का मतलब बेटा ये चेक हमने पे किए हैं। पे किसको करते हैं, कस्टमर को या सप्लायर को,
सही है, चेक पे करते हैं बेटा सप्लायर को। कह रहे ऑल टेकिंग्स फ्रॉम सेल्स वर बैंक एक्सेप्ट कैश 5400 विच आर यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड 7200 वाज पेड फॉर वेजेस। इसका मतलब बेटा जितनी भी कैश सेल हुई वो सब हमने जमा करा दी बैंक में। सिर्फ क्या नहीं जमा कराया बेटा, कुछ पैसे हमने पहले ही स्पेंड कर दिए। कहाँ पे स्पेंड कर दिए बताओ? कुछ हमने ड्राइंग पे खर्च कर दिए और कुछ हमने वेजेस पे की। और आगे इन एडिशन 3000 वाज पेड फ्रॉम बैंक फॉर द सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा अब देखो कहीं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का कोई जिक्र है? ट्रेड रिसीवेबल का बेटा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब बेटा सारी की सारी सेल्स किस पे हो रही है बताओ? क्रेडिट पे या कैश पे? सारी की सारी सेल्स जो है वो कैश पे हो रही है, क्रेडिट पे कोई सेल्स नहीं। बेटा कैश की सेल्स निकालने का सही है एक तरीका होता है कि हमें यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कैश अकाउंट। याद रखें जब भी सवाल में कैश इन हैंड दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? कैश इन हैंड, तो कैश अकाउंट बनाए बगैर कैश सेल नहीं निकल सकती। तो बताएं भाई कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है बेटा? डेबिट पे। तो क्लोजिंग कहाँ पे आता है? क्रेडिट पे। तो बताएं बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है बताएं? 264। और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है पढ़े? 271। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग कैश आ गया। बताएं जब सेल्स करेंगे कैश पे तो कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कैश बढ़ जाएगा। ये सेल्स हमने फाइंड करनी है। बताएं जब कैश बैंक में जमा करा देंगे तो कैश बढ़ जाएगा या कैश कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। जितना कैश हमने बैंक में जमा कराया, ये मुश्किल बात ये है इस सवाल में कि ये भी हमें गिवन नहीं है कितना कैश हमने बैंक में जमा कराया। बताओ बेटा कैश से और कोई हमने ट्रांजैक्शन किए हैं? ये तो चेक इशूड है, ये तो बैंक में आएंगे या कैश में आएंगे बताओ? ये बैंक में आएंगे। कह रहा है ऑल टेकिंग्स फ्रॉम सेल वर बैंक एक्सेप्ट दैट कैश ऑफ 5400 वाज यूज्ड फॉर ड्राइंग। क्या कह रहा है बेटा, सारी सेल्स बैंक में जमा करा दी सिवाय उसके कि जो हमने ड्राइंग की और वेजेस पे की। बेटा ड्राइंग करना अच्छी बात है, लेकिन ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं जो आपने ड्राइंग की है? ये सेल्स से आ रहे हैं, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितनी ड्राइंग की है बेटा बताओ? 5400 ये लिख दें। और वेजेस पे किए हैं, कितनी वेजेस पे किए हैं बताओ? वेजेस भी बेटा लिख दें। कैश अकाउंट में कितनी वेजेस पे की हैं? 2700। बेटा अगर हमें एक चीज और पता लग जाए, कैश हमने बैंक में जमा कराया तो क्या हम कैश सेल निकाल सकते हैं? कैश सेल निकाल सकते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने एक और काम करना पड़ेगा इस सवाल में कि हमने बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सही है। बैंक अकाउंट क्यों बनाना है बेटा? क्योंकि इस सवाल में एक चीज मिसिंग है। और वो क्या? और वो मिसिंग है बेटा कैश सेल्स बैंक्ड। सही है। तो अब हम कैसे निकालेंगे बेटा? बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट है, बैंक एसेट है यहाँ पे। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा बेटा बैंक का बताओ? डेबिट पे। तो क्लोजिंग कहाँ पे आ जाएगा बेटा बताएं? क्रेडिट पे आ जाएगा। कितना है बेटा क्लोजिंग बैलेंस? 6320। मुझे बताएं जब हम कैश बैंक में जमा कराते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं बताओ? एंट्री बनाते हैं बेटा कैश क्रेडिट, हाँ, और बैंक डेबिट। ऐसा ही होता ना? तो बेटा बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है बेटा। और बताएं बैंक का और कोई ट्रांजैक्शन है इसके अलावा? चेक इशूड। बेटा चेक किसको इशू करते हैं बताओ? कस्टमर को या सप्लायर को? सप्लायर को। तो बेटा ये जो ट्रेड पेबल को हमने चेक इशू किया ये कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट पे आ जाएगा। कितने चेक दिए बेटा सप्लायर को बताओ? कितने चेक दिए हमने सप्लायर को? 19950 ये चेक इशू कर दिए हमने सप्लायर को। और बताएं और कोई ट्रांजैक्शन गिवन है बैंक से रिलेटेड? 3000 वॉज पेड टू द बैंक फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल। तो बताओ वो जो व्हीकल बेची क्या वो पैसे कैश में गए या बैंक में गए? बैंक में गए। तो ये डिस्पोजल होगा ना? तो जब डिस्पोजल करेंगे तो ये पैसा बैंक में आया। कितना पैसा आया बेटा बैंक में बताओ? 3000। बैंक बढ़ गया। हाँ। क्या अब इसको सॉल्व करके क्या हम बेटा मुझे बताएं कैश बैंक नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? इसको टोटल करो। बड़ी साइड कौन सी आ रही है बेटा बताओ? क्रेडिट या डेबिट बैंक की? क्रेडिट साइड ऐड कर लें बेटा। कितनी आ रही है बताओ? क्रेडिट साइड बताओ कितनी आ रही है? क्रेडिट साइड आ गई बेटा 19950 प्लस 6320। कितनी आ गई? ये आ गई 26270 आ रही है। 26270। 26270 बेटा ये जो बड़ी साइड आ रही है इसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज? इसमें से माइनस कर दें हम ये दो आइटम्स। तो बताएं बेटा ये वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 4240 माइनस 3000। ये आ गई 19030। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। ये तो बेटा वो वैल्यू आई कि इतना कैश हमने बैंक में जमा करा। देखें जरा,
अगर ये वैल्यू 19030 को हम यहां लिख दें कैश बैंक, अब हम निकाल सकते हैं बेटा कैश सेल। देख ले पहले एक बार, आंसर सही आ रहा है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। 19,030, 5400, 2700, 271, माइनस कर दें इसमें से 264, कितनी आ रही है? वेजेस गलत लिखी है हमने। अच्छा, वेजेस हमारी 7200 थी, हमने गलती से 2700 लिख दी, सही है। तो इसको बेटा करेक्ट कर लें, वेजेस बता रहे हैं भाई ये गलत लिख दिए। तो कितनी है वेजेस बताएं? 7200। अब बताएं बेटा कितनी वैल्यू आ रही है वेजेस को यहाँ पे? 7200 कर जी, 7200। अब बैलेंस करके मुझे बताएं बेटा कैश सेल आ जाएगी। बड़ी साइड कौन सी आ रही है बेटा? क्रेडिट। ऐड कर लें 5400, 7200, 271 माइनस 264, कितना आ रहा है बेटा बताएं? 31637, सी आंसर आ रहा है 31637। थोड़ी सी मुश्किल बात है बेटा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक क्वेश्चन के लिए बेटा हमने दो काम किए हैं, एक हमने कैश अकाउंट बनाया है, एक बैंक अकाउंट बनाया है। नॉर्मली तो बेटा हमें यहाँ सिर्फ कैश अकाउंट बनाना होता है। अगर हमें ये वैल्यू दी हुई होती कैश सेल बैंक, किस नाम से दिया होता? कैश सेल बैंक या टेकिंग्स बैंक। अगर ये वैल्यू दी हुई होती ना 19,030, तो फिर हमें बेटा बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। सही है, फिर सिर्फ कैश अकाउंट बनाते। कैश क्या होता है बेटा बताओ? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है कैश का बताओ? डेबिट पे। क्लोजिंग कहाँ पे आता है? क्रेडिट पे। जब सेल्स करेंगे कैश पे तो बताओ कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा बेटा जब सेल्स होगी। और जब कैश बैंक में जमा करा देंगे तो क्या होगा भाई? कैश कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब ड्राइंग करेंगे कैश से, उससे भी कैश कम हो जाएगा। जब वेजेस पे करेंगे उससे भी कैश कम हो जाएगा। अगर हमें बेटा ये वाली वैल्यू गिवन होती 19,030 तो ये आसान था, ये कैश सेल आ जाती। लेकिन यहाँ पे इसने हमें ये नहीं बताया कि कितना पैसा हमने बैंक में जमा कराया। इसके लिए बैंक अकाउंट बनाया, बैंक का ओपनिंग डेबिट पे दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग क्रेडिट पे आ रहा है। जब हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो बैंक कम हो जाएगा, जब डिस्पोजल करेंगे एसेट तो बैंक बढ़ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये जो पैसे बैंक में मिसिंग है, ये पैसे कहाँ गए? सही, ये नहीं, ये मिसिंग नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया बैंक में कहाँ से आया? ये कैश जो था वो हमने बैंक में जमा कराया। तो क्या एंट्री बनाई? बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो फाइनल आंसर क्या बन गया बेटा? फाइनल आंसर आ गया C61, एक सेकेंड ना, 61637, ये फाइनल आंसर आया। सी इज द राइट आंसर। बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 18। तो बेटा इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आसान लग रहा है, पता नहीं है क्यों फ्लैग किया है इसने। बेटा अगर आप देखें यहाँ पे कुछ रिजर्व्स दिए हुए हैं और डायरेक्टर्स को क्या करना है? बोनस इशू करना है। तो कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर बताएं बोनस इशू हम कितना कर सकते हैं। तो बेटा आपको ये भी पता है कि रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। कौन से होते हैं भाई? रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो अब बेटा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कौन कौन से? शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन। और रेवेन्यू रिजर्व कौन से बताएं? जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। तो बताएं जब बोनस इशू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करते हैं? शेयर प्रीमियम। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व बेटा यूज करना अलाउड है या नहीं? अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है बेटा? क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है अनरियलाइज गेन, सही है, जो कि अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। तो जो रियलाइज नहीं हुआ उसके अगेंस्ट हम नए शेयर इशू नहीं कर सकते। उसके बाद क्या यूज कर सकते हैं बेटा? जनरल रिजर्व। अगर वो भी नहीं है या खत्म हो गया तो फिर क्या यूज कर सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो मैक्सिमम जो हम बोनस इशू दे सकते हैं वो इतने दे सकते हैं जितने हमारे पास ये तीन रिजर्व्स हैं। इन तीनों को ऐड कर दे बेटा, कितने रिजर्व्स हैं? 60,000, 10,000, 70 हो गया, 21,500 कितना हो गया बेटा बताएं? 91,500, सही है, 91,500 आंसर है। बी इज द राइट आंसर। सही है, ये आसान है। रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करना अलाउड नहीं। तो ये हो गया बेटा बोनस इशू की जो है हमारे पास सीक्वेंस। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा देखते हैं। और ये है आपका बेटा डिप्रिसिएशन टॉपिक है। तो बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। आदम का ईयर एंड कब हो रहा है? आदम या एडम जो भी आप इसको पढ़ें, ईयर एंड हो रहा है बेटा दिसंबर में। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? जनवरी में। बिगनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 जनवरी, जब ये साल शुरू हुआ तो एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या थी? मशीन की 20,000। कैरिंग वैल्यू क्या होती है बेटा? एनबीवी, नेट बुक वैल्यू। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 30 जून, इस साल क्या हुआ है बेटा? ही परचेज द न्यू मशीन फॉर 6,000। अगर आप देखो बेटा मिड ऑफ द ईयर, हाफ वे थ्रू द ईयर, उसने एक नई मशीन खरीदी है, कितने में? 6,000।
50% बेटा पे किया कैश से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैश से पे करेगा या क्रेडिट से। और वो कह रहा है जो बैलेंस इसने पे किया है पार्ट एक्सचेंज से पे किया है ऑफ द ओल्ड मशीन, जिसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी 2500। अब आप देखें बेटा क्या हुआ है, वो कह रहा है नई मशीन खरीदी और वो कह रहा है 50% पेमेंट कर दी कैश से 3000, और बाकी जो हाफ पेमेंट की है बेटा वो पार्ट एक्सचेंज की है ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन बेटा बेच दी। और जो पुरानी मशीन बेच दी, तो अगर आप देखें पुरानी मशीन बेची है जिसकी वो बता रहा है बुक वैल्यू कितनी थी 2500। सही है, पुरानी मशीन हमारी 2500 वाली बिक गई और उसकी जगह हमने नई मशीन खरीद ली कितने वाली 6000 वाली। डिप्रिसिएशन का रेट क्या है बेटा 20% पर एनम है ऑन द कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और टाइम बेसिस, टाइम का मतलब बेटा मंथ वाइज पॉलिसी। सही, मंथ वाइज। तो कह रहा है व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू, मतलब एनबीवी निकालनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें बताना है बेटा ईयर एंड पे एनबीवी कितनी आएगी। सही, ईयर एंड पे क्लोजिंग एनबीवी निकालनी है। अब ये कैसे होगा बेटा जरा देखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमें कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी सारी करनी पड़ेगी। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आपको पता है बेटा कि यहाँ पे हम चल रहे हैं नेट बुक वैल्यू पे। सही है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक चीज जिसका नाम है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। क्या चाहिए होगी? ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। ओपनिंग एनबीवी हम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो नया एसेट बाय किया वो हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, एडिशन। और अगर पुराना एसेट बेचा बेटा तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और एक और चीज ऐसी है जिससे हमारी एनबीवी कम होगी, और वो क्या? एक तो जो एसेट बेचा उससे कम होगी, और किस चीज से? डेप्रिसिएशन से, बिल्कुल। तो इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। काफी मुश्किल सवाल है बेटा, मंथ वाइज पॉलिसी है और मंथ वाइज वाला जो है वो ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो बताएं जब ये साल शुरू हुआ तो हमारे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू या एनबीवी कितनी थी बताओ? 20,000। तो इसका मतलब बेटा स्टार्टिंग में ओपनिंग एनबीवी थी 20,000। ये समझ में आ गया? 20,000 एडिशन बेटा इस साल जो नया एसेट खरीदा उसकी हम कॉस्ट लेंगे या बुक वैल्यू लेंगे? उसकी कॉस्ट लेंगे। तो बताएं जो एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट कितनी है? जो एसेट खरीदा बेटा उसकी कॉस्ट है $6,000। जो नया खरीदा उसकी कॉस्ट आ गई 6,000। मुझे बताएं जो पुराना एसेट बेचा उसकी एनबीवी कितनी थी? जो पुराना एसेट बेचा उसकी कैरिंग वैल्यू थी 2500, ऐसा ही है ना? ओल्ड मशीन। तो बेटा 2500 वाली मशीन हमने क्या कर दी? बेच दी। तो वो माइनस करें। एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन में थोड़ी सी मुश्किल बात है। मुश्किल क्या है सर इसमें? मुश्किल ये है बेटा मंथ वाइज पॉलिसी। अगर फुल ईयर होता तो बहुत आसान होता। सही है, तो हमारे पास जो है वो फुल ईयर में क्या होता है, जो एसेट बाय किया उस पर पूरे साल की डिप्रिसिएशन लगाते हैं, याद है? नोट फुल ईयर डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन मंथ वाइज पॉलिसी में क्या होता है बेटा कि जो एसेट हमने पूरा साल यूज किए उन पे भी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, जो हमने कुछ महीने चला के बेचे उन पे भी लगानी पड़ेगी, और जो नया खरीदा उस पे भी लगानी पड़ेगी। तो याद रखो बेटा जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो मैं ये वर्किंग कर रहा हूं, इसको हम करेंगे 3 स्टेप्स। सही, 3 स्टेप्स में क्यों कर रहे हैं बेटा? मंथ वाइज पॉलिसी में हम नॉर्मली ये 3 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम वो एसेट डिप्रिशिएट करेंगे जो हमने फुल ईयर यूज किए। सेकेंड स्टेप में हम वो एसेट डिप्रिशिएट करेंगे जो कुछ महीने चला के बेच दिए, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए। और थर्ड स्टेप में वो हम एसेट डिप्रिशिएट करेंगे जो नया खरीदा। तो बताएं बेटा हमारे पास टोटल एसेट्स कितने थे ओपनिंग में बताओ? 20,000। क्या 20,000 में कोई ऐसा एसेट भी था जो हमने कुछ महीने चला के बेच दिया? बताओ, कोई ऐसा एसेट था जो इस साल बेचा? कौन सा वाला एसेट था जो इस साल बेचा बेटा बताएं? हमने जो एसेट बेचा वो था 2500 वाला। तो बेटा पहले इसको 2500 को माइनस कर देते। क्यों माइनस कर देते बेटा? 17,500 वो एसेट आ गए जो हमने पूरे 12 महीने यूज किए हैं। 17,500 पे लगा देंगे कितना परसेंट? 20%। तो बताएं कितना आ गया बेटा 17,500 का 20%? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कितनी आ रही है? 17,500 का 20%। तो ये 3,500 बेटा वो डेप्रिसिएशन आ गई उन एसेट्स की जो हमने क्या किए हैं? फुल ईयर यूज किए हैं। अब आ जाते हैं बेटा जो एसेट बेचे। बताओ जो एसेट बेचे वो कौन से वाले थे? 2500 वाले। बताओ कितने महीने चला के बेचे? हाँ, कितने महीने चला के बेचे? सही बताएं।
हमने वो चलाया बेटा 6 महीने चला के बेच दिया, ऐसा ही। तो बेटा उस पे हम लगा देंगे 6 महीने की डेप्रिसिएशन। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 20% लगा दें, पूरे साल की आ जाएगी, फिर हाफ कर दें, या यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि 10% लगा देते, ये भी हो जाता। 2500 का 10% लगाते हैं तो भी ये आ जाता, कितना आ जाता बेटा बताएं? 250 आ जाएगा। 2500 का 10% 250। तो 250 बेटा वो डेप्रिसिएशन है उन एसेट्स की जो हमने क्या किए बताओ, जो हमने कुछ महीने चला के बेच दिए। तो बताएं क्या इस साल कोई नया एसेट भी बाय किया है? बिल्कुल। बताओ जो नया एसेट बाय किया कितने में बाय किया है? 6000। तो 6000 को भी हमने 6 महीने यूज किया। कैसे बेटा? अगर आप देखो मिड ऑफ द ईयर पुराना एसेट बेचा और नया एसेट खरीदा, तो जो नया एसेट है वो 6 महीने यूज होगा, और जो पुराना एसेट है वो भी 6 महीने यूज होगा। फर्स्ट 6 मंथ्स पुराना एसेट यूज होगा और लास्ट 6 मंथ्स नया एसेट यूज होगा। तो या तो 6000 का 10% लगा दें, या 6000 का 20% लगा के उसका हाफ कर दें, बात एक ही है। तो 6000 का 10% कितना आ जाएगा? 600। इन तीनों को ऐड कर लो बेटा, बताओ डिप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 3500, 250 और 600। टोटल डिप्रिसिएशन कितनी आ गई बेटा बताएं? 4350 आ गई। 4350। अब एक काम करेंगे बेटा, कॉस्ट में से, सॉरी एनबीवी जो ओपनिंग है उसमें से जो नया खरीदा वो प्लस कर दें, जो पुराना बेचा वो माइनस कर दें, और डिप्रिसिएशन भी माइनस कर दें। तो क्या क्लोजिंग एनबीवी आ जाएगी? 20 में 6000 प्लस कर दें, 2500 माइनस कर दें, 4350 भी माइनस कर दें। कितना आंसर आ गया बेटा? सी आंसर आ गया 19150। 19150 जी। जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन है बेटा इस पेपर में हमारे पास? क्वेश्चन नंबर जो है वो अभी हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना। 5 के बाद है 14। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाता है 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा इसमें क्या चीज है। हाँ, तो बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ बेटा। ट्रेडर्स सेल गुड्स एट अ यूनिफॉर्म मार्कअप ऑफ 20%। तो बेटा बताएं मार्कअप वो परसेंटेज है जो किस पे लगती है? बताएं सेल्स पे या कॉस्ट ऑफ सेल पे? मार्कअप वो परसेंटेज है जो कॉस्ट ऑफ सेल पे लगती है, और इससे आंसर क्या आता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप देखो यहाँ पे 1 जनवरी ओपनिंग दी हुई है इन्वेंट्री, 31 दिसंबर क्लोजिंग दी हुई है, परचेजेस दिया हुआ है बेटा, कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड भी दिया हुआ है, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज दिया हुआ है। सही है। और हमें क्या फाइंड करनी है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है। क्या चीज फाइंड करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब हम देखते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है। आपको फॉर्मेट तो पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल का? सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, याद है? तो इसका फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले क्या चीज आती है कॉस्ट ऑफ सेल में? ओपनिंग इन्वेंट्री। देन वी नीड टू ऐड व्हाट? परचेजेस। फिर क्या आती है बेटा? कैरेज इनवर्ड। इस सवाल में कैरेज इनवर्ड भी है। फिर यहाँ पे बेटा और क्या आ सकता है? यहाँ पे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स भी आता है। क्या आता है? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स जो है वो माइनस करते हैं, क्यों? क्या एंट्री बनाते हैं बेटा बताओ? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। तो याद रखें अगर ड्रॉइंग ऑफ गुड्स होगा तो वो भी यहाँ पे हम माइनस करते हैं। ओपनिंग एड परचेज एड कैरेज इनवर्ड, परचेज रिटर्न है नहीं यहाँ पे, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आता नहीं है। और फिर क्या आता है बेटा? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही होता है फॉर्मेट। अब बताते जाए बेटा क्या क्या चीजें गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कितनी बेटा बताएं? 1780। परचेज कितनी गिवन है बेटा? 23,400। ओपनिंग हो गई। एड परचेज कैरेज इनवर्ट कितना दिया हुआ है बेटा बताएं? 700। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री 2100। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मुश्किल थी, और वो ये कि जो ड्रॉइंग ऑफ गुड्स है ना, इसकी हमें बेटा इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिए? सेलिंग प्राइस दी है। तो बताएं जब हम अपने बिजनेस में से ड्राइंग करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस पे करते हैं या कॉस्ट प्राइस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। सही है। ड्राइंग जो हम करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि अपने आप से तो प्रॉफिट नहीं रख सकते ना। दूसरे को तो बेवकूफ बना सकते हैं कि यार ये देखो प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, इस तरह की प्रोडक्ट पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी। सही। अपने आप को तो आईने में देख के नहीं बोल सकते ना कि यार देखो इतनी महंगी प्रोडक्ट है। तो अपने आप से प्रॉफिट नहीं रखेंगे, तो हम इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अब मुझे बताएं सेलिंग प्राइस पे मार्कअप लगता है या मार्जिन लगता है? सेलिंग प्राइस पे बेटा मार्जिन लगता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? मार्कअप। तो बेटा मार्कअप से मार्जिन में जाने का आपने हो सकता है कोई और फॉर्मूला पढ़ाओ, लेकिन हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो है मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। मार्कअप से मार्जिन में जाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। मार्कअप कितना है बेटा बताओ? 20। 20 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। 20 अपॉन 120 कितना आ जाएगा बेटा? 1/6 आ जाएगा। तो ये 1/6 क्या आ गया? मार्कअप आ गया या मार्जिन आ गया?
मार्जिन आ गया बेटा 1/6 मतलब 16.7, तो 1800 का 1/6 कर दें या डिवाइड बाय 6 तो 300 का प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा जो गुड्स हमने अपने बिजनेस में से उठाई 1800 की, उसमें से 300 हमारा प्रॉफिट था, तो बताएं कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी बेटा? कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1500। एग्री कर रहे हैं? तो जब हम ड्राइंग करेंगे बेटा वो कॉस्ट पे करेंगे या सेलिंग प्राइस पे? वो करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी या नहीं? कॉस्ट ऑफ सेल सही है, तो निकाल ले बेटा कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग है वी हैव 1780, परचेज प्लस कर दें, और बेटा कैरेज इनवर्ड प्लस कर दें, और ड्राइंग माइनस कर दें, और फिर क्लोजिंग माइनस कर दें। कितनी आ गई बेटा? 2280। तो बेटा सी इज द राइट आंसर। 2280 सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? सिर्फ एक बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ड्राइंग जब हम करेंगे तो वो किस पे करेंगे? वो करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बेटा इस पेपर का। और आखिरी सवाल है इस पेपर में से जो हमने डिस्कस करना है, वो है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा। 28 कॉस्टिंग होगा। तो 28 जो है बेटा वो कौन सा टॉपिक है, देख के बता सकते हैं टॉपिक का नाम? हाँ, लिमिटिंग फैक्टर। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जी, और अगर आप देखो डिटेल्स दी हुई हैं पर यूनिट। तो बेटा एक यूनिट की सेलिंग प्राइस इतनी है, डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं या डॉलर दिए हुए हैं? आवर्स दिए हुए हैं। और बेटा पर आवर का रेट भी दिया हुआ है, और लेबर आवर्स लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। हमें रैंकिंग बतानी है बेटा कि अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो क्या रैंकिंग हम यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हमें निकालनी होती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे आती है बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा, ये सब की सब क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। तो देखें डायरेक्ट मटेरियल तो यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? नंबर ऑफ आवर्स भी दिए हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सही है, आवर्स पर यूनिट से। $8 अगर पर घंटा है तो आधे घंटे में कितनी कॉस्ट लगेगी? है $8 डिवाइड बाय हाफ कर दे तो बेटा ये आ जाएगी $4। ऐसे ही तो यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे, तो 8 2 $16 बेटा यहाँ आ जाएगी लेबर। और यहाँ कितनी आ जाएगी बेटा? 2.5 घंटे, तो $8 इंटू 2.5 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया। अब एक काम करेंगे बेटा कि सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे मटेरियल भी और लेबर भी। ऐसे ही सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आ जाएगा? बताओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं? कैसे निकाला बेटा? 18 में से माइनस कर दो 4 और 4 और, तो कितना हो गया बेटा? 18 माइनस 8, तो ये बन गया 10 पर यूनिट। सही है, लेकिन क्या हम रैंकिंग जो करते हैं वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे करते हैं? नहीं, वो हम करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लूं बेटा, फिर मैं आगे बताता हूं आपको क्या करना है। ये 14 आ गया, और थर्ड कितना है बेटा? 50 माइनस 25 कितना बच गया? 25। तो याद रखो कभी भी रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं होगी, बल्कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसको अब डिवाइड कर देंगे किससे? आर्ट्स से। आर्ट्स की शॉर्टेज है ना, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी बेटा बताओ? हमारे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर आर। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। क्या मतलब बेटा? एक्स का एक यूनिट बना के कितना फायदा होता है बताओ? $10। और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं बेटा? आधा घंटा। तो $10 को डिवाइड कर दो आधे घंटे से, तो पर घंटा कितना फायदा होगा पर आर? इसका पर आर है 20, और इसमें देखो 14 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। ऐसा इसमें कर दो 25 डिवाइड बाई 2.5 तो 10 हो जाएगा। चेक करें, 25 डिवाइड बाई 2.5 तो कितना हो जाएगा? 10। 25 डिवाइड बाई 2.5 10 हो जाएगा। एक सेकेंड ना, 25 डिवाइड बाई 2.5 ये हो जाएगा 10। तो ये आ गई बेटा हमारे पास रैंकिंग। एक सेकेंड यार। अच्छा बेटा, तो इसको हमने जो है वो यहाँ तक कर लिया था। अब क्या करना है बेटा? आखिरी वाली प्रोडक्ट का भी ऐसे ही हमने निकाल लिया था। कितना आ रहा था? ये हमने निकाला था 25 डिवाइड बाई 2.5, तो कितना आ गया था? 10 आ गया था आखिरी प्रोडक्ट का, ही नहीं। अब बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो सबसे ज्यादा किसका है? प्रोडक्ट एक्स का। कितना आ रहा है बताएं? 20। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एक्स का है कंट्रीब्यूशन पर आर। उसके बाद किसका है? जी का है। सही।
x हो गया, z हो गया, और सबसे एंड में क्या आ गई बेटा, y आ गई, ऐसा ही है। तो x z y कौन सा ऑप्शन बना, x z y, चेक कर लें 28 में x z y, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड x z और y, तो d आंसर बन गया। चेक कर लें 28 का डी आंसर आ रहा है, एक्स जी वाई, सही है, डी आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा पूरा हो गया। अगला पेपर है मई जून का 2024 वेरिएंट 13, मैं आपके लिए पेपर ओपन कर लेता हूं। मई जून 2024 वेरिएंट 13, सारे वेरिएंट्स में से बेटा हम जो है वो मुश्किल क्वेश्चन देख रहे हैं। मई जून 2024 वेरिएंट 13, जी कौन सा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास जो है वो, जो हमने लाइनअप किए हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई जी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, रिवाइज प्रॉफिट निकालना है हमने। देखते जरा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ बिजनेस अक्वायर्ड न्यू फैक्ट्री मशीनरी कॉस्टिंग 120,000, कितने में मशीन खरीदी है बेटा, 1,20,000 रुपए की। कह रहा है दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स, ओके, एंड depreciation of 10% of cost was charged to the draft profit and loss। इसका मतलब बेटा 1,20,000 का 10% कितनी depreciation बनती है बताएं, 14,000। ये 14,000 हमने depreciation इस साल चार्ज की है, सही है। तो सॉरी 12,000 चार्ज किए, 1,20 पे 10%। इन एडिशन इसके अलावा द बिजनेस पेड 14,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। एक तो मशीनरी को हमने इंस्टॉल करवाया। बताओ मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जो 6,000 इंश्योरेंस कराया बेटा, वो कैपिटल होता है या रेवेन्यू, इंश्योरेंस तो रेवेन्यू होता है। कह रहा है दीज अमाउंट वर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो हमने दोनों को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। 6,000 को तो सही ट्रीट किया ना, रेवेन्यू, लेकिन ये जो 14,000 है बेटा ये तो एसेट था, हमने उसको ट्रीट कर लिया एज एन व्हाट, एज एन एक्सपेंस, ऐसा ही है ना। तो कह रहे बेटा ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था 50,000, हमें रिवाइज प्रॉफिट निकाल। तो बेटा पहली बात तो ये बताओ, ये जो 14,000 है ये हमने कहाँ चार्ज किया बताओ, एक्सपेंस या एसेट। ये हमने एक्सपेंस में चार्ज किया, ये एक्सपेंस में चार्ज होना चाहिए नहीं। तो बेटा अब एक्सपेंस को बढ़ाएंगे 14,000 से, कम करेंगे, कम करेंगे। तो बताओ जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेटा 50,000 में 14,000 प्लस कर दें, कितना प्रॉफिट हो जाएगा बताओ, 64,000 प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये 14,000 हम क्या करें, एक्सपेंस से निकाल के एसेट में डालें। अब मुझे बताओ जब 14,000 से हमारा एसेट बढ़ गया तो क्या डेप्रिसिएशन भी बढ़नी चाहिए या नहीं, डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। 14,000 पे बेटा 10% लगाओ तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 1,400। 14,000 का 10% कितना होगा, 1,400। तो बेटा क्या ये डेप्रिसिएशन पहले हमने रिकॉर्ड की थी, नहीं की थी, लेकिन अब करनी पड़ेगी या नहीं, करनी पड़ेगी। तो बेटा 1,400 डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, रिवाइज प्रॉफिट सी आ जाएगा 62,600। रिवाइज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, सी आ गया 62,600। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे 5 नहीं 9 देखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं बेटा मैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा है सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। कह रहा है बेटा सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन टू रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। क्या कह रहा है, सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया, सही है, और जो दो एरर्स हैं वो मिले, हमें ओपनिंग बैलेंस बताना है सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा जब भी वो आपसे ओपनिंग बैलेंस बोले सस्पेंस का, इसके लिए बेहतर क्या होता है कि पहले आप एंट्रीज बना लें और फिर सस्पेंस अकाउंट बना लें। तो बेटा पहला एरर पढ़ते हैं, क्या है, कह रहे डिस्काउंट अलाउ किया है 2,000 हैव ओनली बीन एंटर्ड इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या बनती है बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कस्टमर्स का अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब कस्टमर्स को क्रेडिट कर दिया है लेकिन डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना भूल गए। तो क्या अब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड बेटा इनकम होता है या एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट पे बेटा जहां कुछ नहीं आ रहा वहां पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस, जहां कुछ नहीं आता वहां पे सस्पेंस। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, सेकंड एंट्री क्या है, चेक पे किया है फॉर रिपेयर 1500 हैव बीन एंटर्ड एज 5100 इन रिपेयर अकाउंट। तो बताओ रिपेयर्स एक्चुअली कितना था, 1500 या 5100? 1500, लेकिन हमने रिपेयर को कितना डेबिट कर दिया, 51। तो बताएं ज्यादा डेबिट कर दिया या कम, ज्यादा डेबिट कर दिया। अब बताएं रिपेयर को डेबिट करेंगे या क्रेडिट। अब रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे बेटा, कितने से बताओ, 3600 से। तो बताओ मिस्टेक सिर्फ रिपेयर अकाउंट में थी या बैंक अकाउंट में भी थी, सिर्फ रिपेयर अकाउंट में थी। जहां कुछ नहीं आता बेटा वहां क्या आ जाता है, सस्पेंस। तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा कितने से, 3600 से। क्या अब हम बेटा एक सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट बेटा अब हम बना देते हैं। और मुझे बताएं बेटा सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं पता, वही हमने निकालना है। बताएं पहली एंट्री में सस्पेंस क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। पहली एंट्री में बेटा सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, डिस्काउंट अलाउड की वजह से, ऐसे ही। और सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है बेटा बताओ, सस्पेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। सेकंड एंट्री में बेटा सस्पेंस डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, रिपेयर की वजह से। सस्पेंस डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, रिपेयर की वजह से। अब इसको बेटा बैलेंस करके देख सकते हैं शॉर्ट साइड कौन सी है, शॉर्ट साइड जो आ रही है बेटा वो आ रही है क्रेडिट। और यहाँ जो आता है ये कहलाता है डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, 1600 क्रेडिट आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर, समझ में आ रहा है, 1600 क्रेडिट। तो जब भी बेटा इस तरह का सवाल आए कि सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस आपसे मांगे, तो आप क्या कर लिया करें, पहले जर्नल एंट्रीज बना लिया करें, फिर सस्पेंस अकाउंट बना लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगर हम बात आगे बढ़ाएं, एज पर अवर लिस्ट हम चल रहे हैं। तो 9 के बाद बेटा कौन सा है, हमने जो क्वेश्चन देखना है 29। 29 देखते हैं बेटा। 29 ऑब्वियसली कॉस्टिंग होगा। अब बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है बेटा 4500 यूनिट। ब्रेक इवन आपको पता है क्या होता है बेटा, एक ऐसा पॉइंट जब ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। सेलिंग प्राइस है बेटा 50 और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है 40%। तो बेटा अगर 50 का हम 40% लगाएं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा कितना, कंट्रीब्यूशन बेटा पर यूनिट आ जाएगा $20। ऐसा ही है, 50 का 40%। तो बता दे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है $20। कैसे निकाला, 50 का 40%। आगे क्या कह रहा है बेटा, अफेक्ट बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर इफ यूनिट सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%। क्या मतलब भाई, मतलब ये अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं 10% से तो अफेक्ट क्या पड़ेगा ब्रेक इवन। अफेक्ट का मतलब हमने पुराने और नए का डिफरेंस बताना। तो पहले तो हम बेटा एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, फिर रिवाइज निकालेंगे, ऐसा ही। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यूनिट्स का याद है, फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ अगर यूनिट्स में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे बताओ बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ दी हुई है नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, तो कैसे निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट बताओ। बेटा आपको एक चीज पता हो शायद, और वो ये पता होनी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहली बात ये होती है टोटल जो सेल्स होती है वो बराबर आती है किसके, टोटल कॉस्ट के। टोटल सेल्स जो आती है वो बराबर आती है किसके, टोटल कॉस्ट के। और दूसरा काम क्या होता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बताओ, वो ये होता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर आती है किसके, टोटल फिक्स कॉस्ट। एग्री कर रहे हैं नहीं बेटा, पहली बात यह है ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। और दूसरी बात क्या होती है, टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो फिक्स कॉस्ट से, हाँ जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो फिक्स कॉस्ट से तो रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट। और जब कंट्रीब्यूशन कम हो फिक्स कॉस्ट से तो रिजल्ट क्या होता है, लॉस। और अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जो है वो दोनों बराबर होती है तो क्या होता है, तो हो जाता है ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पता चला बेटा कि जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगी तो हमें कंट्रीब्यूशन अगर हम निकाल लें तो वही हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। तो बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी निकाली हमने, 20, और टोटल यूनिट्स कितने हैं अभी बताओ ब्रेक इवन पे, 4500। तो बताएं 4500 इंटू 20 करेंगे तो क्या हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कितनी आ गई टोटल कंट्रीब्यूशन, 90। और टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर होगा किसके, फिक्स कॉस्ट के। भाई ये पॉइंट समझ में आया नहीं,
भाई हमने बात की ब्रेक इवन कब होता है, जब कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वही क्या होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट, और उसको डिवाइड कर देंगे बेटा हम। अच्छा अब क्या हुआ है सवाल में, आगे देखें। वो कह रहा है आगे इम्पैक्ट क्या बताना है हमने, जब सेलिंग प्राइस हमारी इंक्रीज हो गई बाय 10%। यार मुझे बताओ अभी सेलिंग प्राइस कितनी है 50, तो अगर इसको 10% से बढ़ा दें तो सेलिंग प्राइस जो है, या 10% निकाल लें इसका, 50 का 10% कितना होगा 5। तो यार मुझे बताओ अगर सेलिंग प्राइस 5 से बढ़ेगी तो क्या इसने ये बताया कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्या इसने बताया, नहीं। इसका मतलब हमने प्राइस तो बढ़ा दी लेकिन हमारी तो वो वेरिएबल कॉस्ट सेम है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन भी 5 से बढ़ जाएगी या नहीं। भाई देखो ना, अगर हम पहले से महंगा बेचेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो बेटा अगर $5 महंगा बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी 5 से बढ़ जाएगी। तो पहले कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी 25, से बढ़ा दें अब कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी बताओ 25। पहले कंट्रीब्यूशन 20 आ रही थी, अब कितनी आ जाएगी 25। तो बेटा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी। 90,000 को डिवाइड कर दो बेटा 25 से, तो बताएं ब्रेक इवन कितना हो गया, बताओ ब्रेक इवन हो गया 36। और पहले कितना आ रहा था बेटा ब्रेक इवन बताओ, पहले आ रहा था 45। तो बताएं 45 से हम किस पे आ गए 36 पे आ गए, तो ब्रेक इवन बढ़ गया या कम हो गया, 45 से बेटा 36 पे आ गए, बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। कितने से कम हो गया 900 से कम हो गया। तो बेटा डी आंसर आना चाहिए इसका, देखें 29 का डी आंसर आना चाहिए। मुश्किल बात थी ना, मुश्किल सवाल था। तो बेटा आंसर आ गया 29 का डी, सही है। तो 29 का डी आंसर बन गया। तो ये जो है वो पेपर हमारा हो गया। और अब है अगला पेपर हमारा नवंबर का 2024। तो हमने मार्च का पेपर देख लिया, मई के सारे पेपर्स देख लिए, सब में 3-3 मुश्किल क्वेश्चन हमने ढूंढे, जो कि ढूंढे नहीं, जो एआई ने आइडेंटिफाई करके बताए थे। जो जेमिनाई को मुश्किल लग रहे थे वो हम देख रहे हैं, सही। जो जेमिनाई को भी मुश्किल लग रहे हैं तो हमारे लिए तो मुश्किल होंगे ही, सही है। तो अब देखते हैं नवंबर 24 है पेपर 11, क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 24 देखते हैं जितना हमारे पास टाइम है अभी। नवंबर 24 पेपर 11। अच्छा बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे द ओपनिंग बैलेंस ऑन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 18,400। अगर आप देखो पीएलसीए किसका अकाउंट होता है बेटा, सप्लायर का। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा 18,400। द फॉलोइंग एरर्स और ओमिशंस वर देन डिस्कवर्ड। अगर आप देखो हमें 4 एरर्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द करेक्टेड बैलेंस ऑन द पीएलसी। यार इस तरह के सवाल मुश्किल होते हैं, क्यों, क्योंकि 4 में से एक एडजस्टमेंट भी अगर आपने गलत कर दी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना इस तरह के सवाल मुश्किल होते हैं। देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं 18,400 से, जो कि ड्राफ्ट बैलेंस है। कह रहा है बेटा a supplier's invoice for 860 have been entered as 680 in the purchase journal। तो मुझे बताएं बेटा इनवॉइस थी कितनी 860, और हमने गलत लिख दिया बेटा 680 लिख दिया। तो ज्यादा लिख दिया या कम, बताएं, कम लिख दिया। तो अब बताएं अब हम बढ़ाएंगे परचेस को या कम करेंगे, बढ़ाएंगे ना। तो क्योंकि इनवॉइस कितनी थी बेटा 860, लेकिन हमने कम लिखा है, तो जब हम परचेस को बढ़ाएंगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बताओ। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा निकालें डिफरेंस कितना आ रहा है 860 और 680। 180 से बेटा अब हमने बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही। तो बेटा लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, 180 से बढ़ा दे लाइबिलिटी को, कितनी हो गई 18,580। कह रहे आइटम ऑफ 250 इन द परचेज रिटर्न जर्नल हैव बीन क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट। तो मुझे बताएं बेटा हैव बीन क्रेडिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, तो ये किसी एक बंदे के अकाउंट में मिस्टेक हुई है या कंट्रोल अकाउंट में, ये किसी एक बंदे के अकाउंट में मिस्टेक की है ना। तो इसका मतलब बेटा ये कंट्रोल अकाउंट में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए ना। सप्लायर्स अकाउंट का मतलब बेटा ये परचेज लेजर में प्रॉब्लम हुआ है, कंट्रोल अकाउंट में नहीं हुआ, ऐसा ही है ना। सप्लायर्स अकाउंट, तो इसको स्किप करते हैं बेटा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितना 400, और हमने क्रेडिट कर दिया पीएलसीए में। तो बेटा बताएं जो डिस्काउंट रिसीव होता है उससे लाइबिलिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा हमें डिस्काउंट रिसीव पीएलसीए में डेबिट पे लिखना चाहिए, लेकिन उल्टा हमने डिस्काउंट जब रिसीव हुआ उससे हम अपने अपनी लाइबिलिटी को 400 से और बढ़ा दिया। तो अब बताएं लाइबिलिटी को बढ़ाएं या कम करें, कम करेंगे। 400 से कम करेंगे या 800 से कम करेंगे, 800 से, डबल अमाउंट से बेटा अब कम करेंगे, 800 से कम करेंगे। कितना आ गया, इतना आ गया। और आखिरी वाला देखते हैं बेटा, इट वॉज बीन
बेटा याद रखो, जब भी डेबिट और क्रेडिट की मिस्टेक होती है तो हम डबल अमाउंट यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो हमें जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमें ये डेबिट पे लिखना चाहिए था। अगर हमने लिखा ही नहीं होता तो एक बार हम डेबिट करते, और चूंकि हमने गलती से क्रेडिट पे लिख दिया तो अब हम दो दफा डेबिट करेंगे। क्यों? एक बार जो गलती से क्रेडिट किया था वो खत्म करना है, और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो भी रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए हम डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। सही है। और इसके बाद आखिरी वाला देखते हैं बेटा, सेट ऑफ किया है कितना, अग्री किया है सेट ऑफ करना 150 ओइंग टू अ कस्टमर, नो एंट्रीज हैव बीन मेड टू द सेल्स और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बताएं कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं? तो बताएं कॉन्ट्रा से लाइबिलिटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? कम हो जाती है। एसएलसीए भी कम होता है, पीएलसीए भी कम होता है। एसएलसीए डेबिट हो जाएगा और पीएलसीए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो लाइबिलिटी को कम कर देंगे बेटा 150 से, तो कितना आ गया बेटा बताएं, 17,630। तो बेटा ए इज द राइट आंसर। कितना आ रहा है? ए। 11 का आंसर बन गया ए। बेटा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है बिजनेस मेंटेन्स एन अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट। अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट क्या होता है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नया नाम है बेटा अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट। कितना है बेटा अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट? 2%। बेटा बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 जनवरी ट्रेड रिसीवेबल इतना दिया हुआ है, ये ओपनिंग है ट्रेड रिसीवेबल का, और एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। When the business prepared the statement of profit and loss for the year, an irrecoverable debt of 1600 which has not been written off, तो एक बैड डेट था जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड टू डील विद द अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट। इसका मतलब बेटा ना तो हमने अभी तक बैड डेट को रिकॉर्ड किया है, ना हमने क्या रिकॉर्ड किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो क्या दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा या नहीं? दोनों को करना पड़ेगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। बेटा मुझे बताएं, क्या इन्होंने आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ था? बताओ भाई। ड्राफ्ट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कितने से कम होगा। तो पहले तो बताएं, जो इरिकवरेबल डेट है क्या वो एक्सपेंस में आएगा या नहीं आएगा? कितना एक्सपेंस हो गया बेटा बताओ इरिकवरेबल डेट? बल्कि इसको मैं नेगेटिव में लिख देता हूं क्योंकि एक्सपेंस है। इरिकवरेबल डेट कितना हुआ इस साल बताओ? इरिकवरेबल डेट है 1600, तो क्या ये एक्सपेंस में आएगा ही नहीं आएगा? अब हम देखते हैं बेटा, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है अलाउंस, ये बढ़ गया या कम हो गया? बताएं बेटा, पिछले साल रिसीवेबल कितना था? 48,000। 48,000 पे लगाओ 2%। तो बताओ बेटा पिछले साल कितना डाउट पड़ा हुआ था? 48,000 का 2% कितना डाउट था पिछले साल बताओ? 960। अब हमें इस साल देखना है डाउट बढ़ गया या कम हो गया। तो बेटा पहले बैड डेट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? बैड डेट राइट ऑफ करेंगे। कितनी रिकवरेबल डेट है बेटा इस साल? 1600। ये माइनस कर दो, अब बताओ कितना रह गया? अब ये जो बच गया इस पे लगा देंगे 2%। डाउट का रेट तो चेंज नहीं हुआ ना, रेट तो अभी भी 2% है ना। तो बेटा एक काम करें, 37,000 में से 1600 माइनस कर दें, कितना बचा? 35,400। इस पे लगा दे 2%। कितना डाउट है बेटा इस साल बताओ? 708। तो डाउट बढ़ गया या कम हो गया? बेटा 960 से डाउट हो गया 708। डाउट बेटा कम हो गया, कितने से कम हो गया? 252। तो जब डाउट कम हो गया वो इनकम होता है या एक्सपेंस? सही है। डिक्रीज इन अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट बेटा वो इनकम होता है। कितने से अलाउंस कम हो गया बेटा बताओ? 252। तो 252 इनकम हो गया और 1600 क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस हो गया। तो 1600 एक्सपेंस है, 252 इनकम है। ओवरऑल एक्सपेंस कितना आ रहा है बेटा? 1348। तो बेटा अगर आप देखो हमने ओवरऑल एक्सपेंसेस बुक नहीं किए, तो एक्सपेंस बुक ना करने की वजह से क्या प्रॉफिट ओवर हुआ हुआ है हमारा? कितने से ओवर हुआ हुआ है बेटा प्रॉफिट हमारा? 1348। समझ आ रहा है? एक्सपेंसेस हमने बुक नहीं किए, ओवरऑल बताओ एक्सपेंसेस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है बताओ? एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो बताओ एक्सपेंस बुक ना करने की वजह से प्रॉफिट ओवर हो गया या अंडर हो गया? ओवर हो गया। सही है। कितने से प्रॉफिट ओवर हो गया बेटा? 1348। समझ में आ गया? 15 के बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमने देखना है इसमें 29। देखते हैं बेटा 29 में क्या कह रहा है। वही आ गया ब्रेक इवन। कह रहा है बेटा अ कंपनी हैज द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन फॉर मे। क्या क्या डेटा दिया हुआ है बेटा? अगर आप देखो सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है। कंपनी इज प्लानिंग टू बाय अ न्यू मशीन। बेटा एक नई मशीन खरीदना चाह रहे हैं विच विल रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट बाय 20%। क्या कह रहे हैं बेटा? एक नई मशीन खरीदेंगे जिससे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी बेटा। कितने से बताओ? बाय 20%। एंड इंक्रीज द फिक्स कॉस्ट बाय 20%।
तो बेटा कंपनी एक नई मशीन खरीदने जा रही है जिससे वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी बाय 20% और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। कह रहा व्हाट वाज द चेंज इन ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम। यार चेंज का मतलब क्या दोनों निकालने पड़ेंगे या नहीं? चेंज का मतलब बेटा दोनों निकालने पड़ेंगे, पिछला वाला भी और ये वाला भी। तो इससे पता लगेगा बेटा हमारा डाउट जो सॉरी ब्रेक इवन बढ़ गया है कम हो गया। तो बेटा एक तो हम निकाल लेते हैं एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन और एक फिर निकाल लेते हैं कौन सा, रिवाइज ब्रेक इवन। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताएं? ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर याद रखो बेटा यूनिट्स निकालने होंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, और अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना होगा तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे फिर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बजाय बताएं, फिर हम लेंगे बेटा क्या लेंगे बताएं, फिर सी एस रेशो लेंगे। क्या लेंगे? सी एस रेशो, जब रेवेन्यू निकालना हो। बताओ अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा बताओ? 56,000। और अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है बताओ? 120 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 40। तो बताओ बेटा ब्रेक इवन आ जाएगा 56,000 डिवाइड बाय 40 कितना हो गया? 56,000 डिवाइड बाय 40। तो ब्रेक इवन आ रहा है बेटा 1400 यूनिट्स आ गया। अब हमें रिवाइज ब्रेक इवन निकालना है। रिवाइज ब्रेक इवन में क्या हो रहा है बेटा पहले बताओ? उसने बताया नई मशीन खरीदने से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी कितने से? 20। तो बेटा 56,000 को 20% बढ़ा दें, आ जाएगी रिवाइज। 56,000 इंटू 1.2 कितनी हो जाएगी? 67,200। बेटा रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 67,200। और बेटा क्या चीज चेंज हो रही है? वेरिएबल कॉस्ट बेटा कम हो रही है कितने से? 20 से। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा बताओ? 80। तो 80 को अगर 20% से कम कर दें तो 80% रह जाएगी या नहीं? हाँ 80 का 80% रह जाएगी। 8 8 जार 64। तो 64 क्या हो जाएगी बताओ? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो बेटा सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो बेटा 120 में से 64 माइनस करें, रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी? 56। बेटा जब वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी या नहीं? कितने से वेरिएबल कॉस्ट कम हुई है बता दो? 20%। तो बेटा 80 का 20% 16 से, तो 16 से वेरिएबल कॉस्ट कम हुई तो 16 से क्या हो गई? कंट्रीब्यूशन बढ़ गई। तो बेटा 67,200 को डिवाइड कर दें 56 से, आ जाएगा 1200। तो बेटा ब्रेक इवन पहले 1400 था, अब 1200 हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया है कम हो गया? कम हो गया। तो बेटा ए आंसर है। ब्रेक इवन कम होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है बेटा। ब्रेक इवन जितना जल्दी होगा उतना प्रॉफिट जल्दी रीच हो जाए। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कंपनी प्रिपेयर्ड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, द बैलेंस डिड नॉट अग्री विद द टोटल ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंस विच वर 42650। अब बताओ बेटा ये जो 42650 है ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है या सेल्स लेजर का बैलेंस है? किसका बैलेंस है? सेल्स लेजर अलग होता है बेटा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट अलग होता है। सेल्स लेजर जो होते हैं जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं उनका टोटल होता है, और जो कंट्रोल अकाउंट होता है वो एक कंबाइन अकाउंट होता है। तो ये बेटा किसका बैलेंस है? ये सेल्स लेजर का है, इंडिविजुअल बैलेंसेस है। हमें करेक्ट बैलेंस बताना है सेल लेजर का। तो बेटा सेल लेजर में कौन से एरर आते हैं? टोटल वाले आते हैं या इंडिविजुअल वाले आते हैं? इंडिविजुअल वाले। किसी एक बंदे के अकाउंट में अगर आपने मस्ती की तो यहाँ पे आएगा। तो बताओ बेटा ड्राफ्ट बैलेंस कितना है? 42,650। एक एक करके देखते हैं बेटा। एक इरिकवरेबल डेट थी कितनी? 500 बैड डेट इन द जनरल जर्नल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर। तो बेटा सेल लेजर में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या नहीं? तो बताएं बेटा जब बैड डेट होगी उससे डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेटा इसमें से माइनस कर दे 500, कितना बच गया? 42,150। सेल्स जर्नल हैव बीन इनकरेक्टली एडेड। तो बताएं जर्नल क्या होता है? ये होता है बेटा बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बताओ अगर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में बेटा मिस्टेक की है तो वो इंडिविजुअल नौयत की मिस्टेक है या टोटल की? टोटल की। तो बेटा वो कहाँ जाएगा? फिर वो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? कंट्रोल अकाउंट में। तो आगे देखते हैं बेटा। ये जो सेल जर्नल वाला है ये यहाँ नहीं आता बेटा, ये कंट्रोल अकाउंट में आता है। अभी हम सेल्स लेजर देख रहे हैं। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड द डिस्काउंट रिसीव ऑफ 400, इट शुड हैव बीन डिस्काउंट अलाउड। अब बताएं मिस्टेक किसमें हुई है? कंट्रोल अकाउंट में हुई है या इंडिविजुअल में? कंट्रोल अकाउंट में हुई है बेटा। देखें ये कह रहा है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अभी हम कंट्रोल अकाउंट को करेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम सेल्स लेजर से करेक्शन कर रहे हैं। सेल्स टू जे ब्राउन, किसी एक बंदे की बात हो रही है जे ब्राउन की। हाँ ये आएगा ना। 640 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन हिज अकाउंट। तो बताएं जब हम ये सेल्स करेंगे तो इससे डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा?
डेटर बढ़ जाएगा तो बेटा प्लस कर लेंगे। कितना आंसर आ गया? 42,790। तो याद रखें बेटा, कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ वो एरर्स आते हैं जो टोटल वाले होते हैं, बुक्स और प्राइम एंट्री वाले, और जो इंडिविजुअल वाले एरर होते हैं किसी एक बंदे के अकाउंट में मिस्टेक की, तो वो आता है सेल्स या परचेज लेजर में। तो 13 का आंसर बन गया डी। 13 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, देखें जरा क्या कह रहा है 17 में। 17 में अगर आप देखो बेटा, पार्टनरशिप है एल एंड एम, दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या दिया हुआ है बेटा? 3:2, मतलब 3/5, 2/5। अगर आप देखो यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? करंट अकाउंट बेटा, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं। और अगर आप देखो वो कह रहा है बेटा, आर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है। व्हाट वाज द रेजिडुअल प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स? हमने क्या चीज निकालनी है बेटा? रेजिडुअल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ने बता दिया बेटा 3:2 है। रेजिडुअल प्रॉफिट बेटा कैसे आता है? अगर आप देखें, ये देखो, ये पार्टनर एल है और ये एम है, सही है। तो इसके लिए बेटा हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है, या तो हम क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं करंट अकाउंट। तो बताएं यहाँ पे क्या चीज बनानी पड़ेगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या करंट अकाउंट? तो यहाँ पे बेटा करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर से। क्या यहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे? करंट अकाउंट। तो अगर आप देखें बेटा, करंट अकाउंट कैसे बनता है, एक पार्टनर का बनाना है या दोनों का बनाना? सही है, दोनों का बनाना है। तो दोनों का बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा एक से। एल और एम दो पार्टनर है, या शायद हो जाए एक से भी, लेकिन हम रेस्ट नहीं लेते, दोनों का बना लेते हैं, एल और एम। तो बेटा करंट अकाउंट याद है कैसे बनता है? करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है बेटा? सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब देखें हमारा करंट ईयर कौन सा है बेटा? वो है 24। करंट ईयर कौन सा है? 24। तो 23 क्या होगा? पिछला साल होगा। हाँ, तो बेटा सबसे पहले क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं वो इस साल ओपनिंग बन जाएंगे? तो बताओ बेटा, 2023 में एल का बैलेंस क्या था? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? नॉर्मल होता है ना। तो ये 3000 क्रेडिट पे आ जाएगा। और एम का जो बैलेंस आ रहा था बेटा, वो डेबिट आ रहा था, वो एबनॉर्मल बैलेंस था, तो वो बैलेंस बीडी कहाँ आ जाएगा? डेबिट पे आ जाएगा, ऐसे ही। और अगर कुछ ना बोले तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल की तरह का। और अब मुझे बताएं बेटा कि जो जो चीजें हमने पार्टनर को देनी है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। यहाँ पे बेटा क्या देना है? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है दोनों पार्टनर्स का? बताओ बेटा कितना कितना दिया हुआ है? 3000 एंड 2000 दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये है 3000, सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितना है बेटा? 3000 और 2000। और क्या चीज दी हुई है बेटा बताएं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग क्या ये डेबिट पे आता है या नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। तो बताएं दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है कितनी? 1000 और 1500। और क्या चीज दी हुई है बेटा बताएं? ड्राइंग्स दोनों पार्टनर की दी हुई है 10 और 15,000 दी हुई। 10 और 15,000 दोनों पार्टनर्स की क्या आ गई? ड्राइंग आ गई। अब बताएं बेटा क्या चीज हमने निकालनी है? शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट यहाँ पे हमने निकालना है बेटा। और क्या चीज और गिवन है? बैलेंस सीडी गिवन है। अब देखिए भाई, ये थोड़ी सी मुश्किल बात लग रही है। ये अगर आप देखो, एल का ईयर एंड पे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। यार मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट पे। लेकिन क्लोजिंग क्रेडिट कहाँ आना चाहिए? डेबिट पे। याद रखो बेटा, क्लोजिंग में हमेशा साइड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो क्लोजिंग क्रेडिट है तो डेबिट पे आएगा, और अगर क्लोजिंग डेबिट है तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट पे आएगा। तो बताओ, एम का ओपनिंग अगर डेबिट था तो वो कहाँ आ रहा था बेटा? बताओ, ओपनिंग डेबिट डेबिट पे आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग डेबिट कहाँ आएगा? वो क्रेडिट पे आएगा। तो याद रखें बेटा, क्लोजिंग में हमेशा साइड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कितना हो गया बैलेंस बताओ? 6200 आ गया। क्या अब बेटा मैंने आपको सारी चीजें बता दी, तो क्या अब आप इसको सॉल्व करके शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? एल की। एल का अगर आप देखो, डेबिट साइड को टोटल करते हैं, 1000, 10,000 और 14,200। कितना आ रहा है? 25,200, जिसमें से माइनस कर देंगे 3000 ब्रॉड डाउन है,
और 3000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितना आगे बताएं? 19,200। ये किसका आ रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट एल का। ऐसे ही बेटा एम का निकाल सकते हैं। एम का कैसे निकलेगा बेटा? 4500 बड़ी साइड देखे कितनी आ रही है? 21,000। 21,000 में से माइनस कर दे 2000 और 6200, कितना बच गया? 12,800। बेटा 12,800 आ रहा है और 19,200 आ रहा है, दोनों को प्लस कर दो। 12,800 और 19,200 दोनों को प्लस कर, कितना आ रहा है? 32,000। तो डी आंसर हो जाए। देखिए काफी मुश्किल था। करंट अकाउंट बना के क्या चीज निकलवाई है भाई? शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट निकाला। समझ में आ रहा है? तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट पे आती है और कौन सी चीज क्रेडिट पे आती है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 17। के बाद देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जरा पढ़ते हैं। ब्रेक इवन है, सही है। तो अगर आप देखो हमें 6,000 यूनिट हम बेच रहे हैं अगस्त में, सेलिंग प्राइस इतनी है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट इतना है। सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10% इन सितंबर। क्या कह रहा है बेटा? सितंबर में हमने प्राइस को 10% से क्या कर दिया? कम कर दिया। हाँ, द सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10% इन सितंबर। सितंबर में हमने क्या किया बेटा? प्राइस को 10% से कम कर दिया। कह रहा है विच लेवल ऑफ सेल्स वाज नीडेड इन सितंबर टू अचीव द सेम टोटल प्रॉफिट एज इन अगस्त। तो कह रहा है बेटा अगस्त में जितना प्रॉफिट कमाया था, सितंबर में कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे कि सेम प्रॉफिट हो। तो पहले तो अगस्त का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा या नहीं? तो बताएं बेटा अगस्त का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगस्त का प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, अगर मैं आपको वर्किंग करके करवा दूं तो बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में तो प्रॉफिट निकालना आसान होता है। कैसे निकालेंगे? पहले सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल माइनस कर दें तो क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा? बताएं कितना आ गया? 40 माइनस 22, 18 आ गया बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, कितने यूनिट बेच रहे हैं अभी? 6,000। तो बेटा 6,000 इंटू 18 कर देंगे तो क्या ये अगस्त का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? कितना कंट्रीब्यूशन आ गया बताएं? 108। अगर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा? अब ये जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है बेटा हमें, ये भी पर यूनिट दी हुई है, सही है। और ये बेस्ड है कितने यूनिट पे बताओ? 6,000 यूनिट। तो 6,000 इंटू 12 कर देंगे तो क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बताओ? 6,000 यूनिट्स हैं और 12 पर यूनिट हमने निकाली है, तो 72,000 हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट। तो बेटा कंट्रीब्यूशन, सॉरी जी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो बताएं बेटा अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है? 36। ये कौन से महीने का प्रॉफिट है? ये अगस्त का प्रॉफिट है। अब हमें बताना है बेटा सितंबर में कितनी सेल्स हो कि उतना ही प्रॉफिट हो जितना अगस्त में हो। तो बेटा अब हमें यहाँ पे टारगेट यूनिट्स निकालना है। याद है टारगेट यूनिट्स? एक होता है बेटा ब्रेक इवन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन यूनिट्स का? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन हमें क्या यहाँ पे ब्रेक इवन बताना है या प्रॉफिट भी कमाना है? प्रॉफिट भी कमाना है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे टीपी। टीपी क्या होता है? टारगेट प्रॉफिट। तो बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा हमारी? वो तो फिक्स ही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी। 72, सही है। और बताएं टारगेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 36, सही है। ये चीज तो सेम है। अब क्या चीज चेंज हो रही है बेटा? कंट्रीब्यूशन। कैसे? सेलिंग प्राइस हमारी कम हो गई बाय 10%। अभी कितनी है सेलिंग प्राइस? 40। 10% कम हो जाएगी तो कितनी? 4 से कम हो जाएगी। तो 40 माइनस 4 कर दे 36। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अभी भी उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बेटा अगर सेलिंग प्राइस 4 से कम हो गई और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया तो क्या कंट्रीब्यूशन भी 4 से कम हो जाएगी? तो पहले कंट्रीब्यूशन 18 आ रही थी, अब कितनी हो गई? 14। तो बेटा इसको डिवाइड कर दें 14 से। 72,000 प्लस 36। पहले बेटा हम जो कंट्रीब्यूशन कमाते थे टोटल, और वो एक यूनिट पे 18 कमाते थे, अब एक यूनिट पे कितना कमा रहे हैं? 14। तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे बेटा? अगर आप चेक करें यूनिट्स आ गए, ये आ गए 7714। तो ये 7715 आ जाएगा, सही। 7714, तो इसको राउंड करेंगे 7715, तो सी आंसर ऐसा ही होगा। तो 29। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे बेटा इस पेपर में। अगर आप देखो मोटर व्हीकल्स का बेटा कुछ डेटा दिया हुआ है और कैरिंग वैल्यू दी हुई है। कैरिंग वैल्यू क्या होती है बेटा? एनबीवी। 1 जनवरी क्या होगा बेटा? ओपनिंग वैल्यू होगी। और 31 दिसंबर क्या होगा बेटा? क्लोजिंग वैल्यू होगी। तो ओपनिंग एनबीवी दी हुई है, क्लोजिंग एनबीवी दी हुई है।
इस साल क्या हुआ बेटा, एक एडिशनल व्हीकल बाय किए, नई व्हीकल बाय किए, और एक पुरानी व्हीकल बेटा जिसकी कॉस्ट इतनी थी, जिसको हमने सेल कर दिया कितने में, 24,000, और इसमें प्रॉफिट हुआ है कितना, 2,000। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, हमने डिप्रिसिएशन फाइंड करनी। अब देखा जाए काफी आसान है, और अगर आपको याद हो बेटा, अगर डिप्रिसिएशन का हमें कोई मेथड ना दिया हुआ हो तो हम यूज करते हैं बेटा रीवैल्यूएशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला याद है आपको? रीवैल्यूएशन मेथड का बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। इसको आप याद रख सकते हैं ओ ए डी सी से। ओ ए डी सी स्टैंड फॉर, ऐसे याद रख लें, ओ एन ए लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस, ऐसे याद रख लें, ओ एन ए लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस। ओ का मतलब बेटा ओपनिंग, ए का मतलब एडिशन, डी का मतलब डिस्पोजल, सी का मतलब क्लोजिंग। तो ये वैल्यूएशन मेथड है बेटा यहाँ पे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हम कॉस्ट नहीं लेंगे बल्कि वैल्यू लेंगे, या तो वैल्यूएशन बोलेगा या नेट बुक वैल्यू बोलेगा। क्या बोलेगा, नेट बुक वैल्यू। तो ओपनिंग बता दें बेटा, जब साल शुरू हुआ तो नेट बुक वैल्यू कितनी थी बेटा, जब साल शुरू हुआ तो नेट बुक वैल्यू थी 398। कितनी नेट बुक वैल्यू थी, 398। एडिशन का क्या मतलब बेटा, क्या इस साल हमने कोई नया एसेट बाय किया, जो खरीदा उसकी तो कॉस्ट ही लेंगे, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो 195 प्लस कर दें। डिस्पोजल का मतलब बेटा जो एसेट बेचा उसको माइनस करेंगे। सवाल ये आता है कि जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे, या जितने में बेचा वो अमाउंट माइनस करेंगे, या उसकी वैल्यू माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। क्योंकि वैल्यूएशन मेथड है ना, तो हमने कॉस्ट नहीं लेनी बल्कि वैल्यू लेनी। सही है ना, वैल्यू लेनी। तो अब आप बताएं भाई, जो एसेट हमने बेचा उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर आप देखो बेटा, ये बता रहा है जो हमने एसेट बेचा, यहाँ थोड़ी सी मुश्किल बात है, उसकी कितने में बेचा बेटा हमने, 24, और उस पर प्रॉफिट कितना कमाया हमने, 2,000 का। बताओ, अगर 24 में हमने एक चीज बेची और इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, 24 से 2,000 ज्यादा होगी या उसकी बुक वैल्यू कम होगी। 22 की चीज 24 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, या 26 की चीज 24 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। बताओ, 26 की चीज 24 में बेच के प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसमें तो लॉस होगा ना। 22 की चीज 24 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो पता चला बेटा इसकी बुक वैल्यू होगी 22। तो इसमें यही बात मुश्किल थी बेटा, कि यहाँ पे हमने डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 22,000। 22 वाली चीज जब हमने 24 में बेची तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पे बेटा 24,000 नहीं लिख सकते, सही है, क्योंकि जो 2,000 प्रॉफिट है वो हम अलग से शो करेंगे और डिप्रिसिएशन अलग शो करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, सही है। और बताओ ईयर एंड पे कितनी वैल्यू रह गई, ईयर एंड पे रह गए एसेट 480,000। तो क्या हम इसको सॉल्व करके डिप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते बेटा। ओपनिंग कितनी है, 398, इसमें प्लस कर लें 195, माइनस कर दें 22 और माइनस कर दें 480, कितना बच गया बेटा, 91। तो इस साल की डिप्रिसिएशन आ गई 91,000। तो सी इज द राइट आंसर। सही है जी। 7 के बाद आ जाता है बेटा 13 में, कह रहा है बुक कीपर मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू लेजर अकाउंट बिफोर मेकिंग ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। क्या कह रहा है बेटा, बुक कीपर ने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं लेजर अकाउंट में बिफोर मेकिंग ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। विच एंट्रीज आर करेक्ट, आपको बताना है बेटा इनमें से कौन सी एंट्रीज क्या है करेक्ट है, कौन सी एंट्रीज इनमें से क्या है करेक्ट है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कह रहे इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर अ प्रीपेड अमाउंट। यार ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसके लिए बेहतर क्या होगा कि आप जो है वो टी अकाउंट बना के चेक कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा, एक्सपेंस में आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंस में जो हम अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है पाप अकाउंट। पाप अकाउंट क्यों कहते हैं बेटा इसको, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड और प्रीपेड, ऐसा ही होता है। मुझे बताएं ये प्रॉफिट एंड लॉस जो बना रहे हैं ये कब बनाते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर बनाते हैं या एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर ना। तो बेटा एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं फॉर प्रीपेड, तो मुझे बताओ बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये जो बेटा हम डेबिट कर रहे हैं ये प्रीपेड होता है या ये अक्रूड होता है, ये अक्रूड होता है। ये देखें,
प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड और प्रीपेड, ये कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए प्रीपेड के लिए। नहीं भाई, ये गलत कह रहा है। सही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट करना चाहिए। भाई ऐसे भी सोच सकते हैं ना, अगर ईयर एंड पे पता चला कि कुछ एक्सपेंस प्रीपेड है, तो बताएं प्रीपेड इस साल का एक्सपेंस है या अगले साल का है? अगले साल का है। सही है, तो एक्सपेंस को हम बढ़ा देंगे ईयर एंड पे या कम कर देंगे? कम कर देंगे। सही, तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसलिए बेटा पहली वाली बात जो है इनकी गलत है। जो अक्रूड होता है बेटा वो प्लस होता है, प्रीपेड क्या होता है? माइनस होता है। तो इसलिए बेटा अक्रूड प्लस होता है ईयर एंड पे डेबिट, और प्रीपेड माइनस होता है। तो पहली बात गलत है। अकाउंट फॉर रेंट रिसीव, आगे इसने बात की रेंट रिसीव की, तो बताओ रेंट रिसीव क्या होता है? इनकम या एक्सपेंस? बताओ। इनकम। इनकम में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पाप अकाउंट या इसका ऑपोजिट अकाउंट बनाते हैं? ऑपोजिट बनाते हैं बेटा, अप्पा अकाउंट इसको कहते हैं, एपीपीए। सही, या ओपो भी कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, है ओइंग, प्रीपेड, प्रीपेड ओइंग। सही है, तो अक्रूड इनकम बेटा एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग कहाँ आता है? डेबिट पे। क्लोजिंग कहाँ पे आता है? क्रेडिट पे। प्रीपेड इनकम क्या होता है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ आता है? बताओ। क्रेडिट पे, क्लोजिंग डेबिट पे। अब बताएं क्या कह रहा है ये? द अकाउंट फॉर रेंट रिसीव इज डेबिटेड फॉर अमाउंट रिसीव इन एडवांस। एडवांस क्या होता है? प्रीपेड होता है ना। तो बताएं क्या प्रीपेड के लिए डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा? डेबिट हो रहा है। ये वाली बात बिल्कुल सही है बेटा, ये डेबिट हो रहा है, तो टू सही है। थर्ड वाला देखते हैं बेटा क्या कह रहा है? अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट अकाउंट। यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट याद है? अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट बेटा पुराना नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बताएं प्रोविजन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ओपनिंग कहाँ आता है बेटा? क्रेडिट पे, और क्लोजिंग कहाँ आता है? डेबिट पे। अब ये क्या कह रहा है? डाउट बढ़ गया या कम हो गया? ये कह रहे हैं रिडक्शन। जब डाउट बढ़ता है तो बेटा वो क्रेडिट पे आता है, जब डाउट कम हो जाता है तो डेबिट पे आ जाता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा ही होता है ना। तो वो कह रहा है बेटा अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए फॉर रिडक्शन इन अलाउंस। तो बताएं भाई रिडक्शन के लिए प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या नहीं? डेबिट करना चाहिए बेटा, बात बिल्कुल सही है इसकी। तो थ्री वाली बात भी सही है, टू भी सही है। चौथा वाला देखते हैं बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन on machinery account is debited for the annual depreciation charge. प्रोविजन अकाउंट याद है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बेटा इसी तरीके से बनता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ओपनिंग क्रेडिट पे आता है, क्लोजिंग डेबिट। बस ये फर्क होता है इन दोनों अकाउंट्स में कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रेडिट पे आता है, कभी भी डेबिट पे नहीं आता। डेबिट पे एक चीज आ सकती है बेटा, और वो क्या आ सकता है? डिस्पोजल। जब कोई एसेट बेचते हैं तो उसकी अभी तक की जितनी डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चली जाती है? डिस्पोजल। तो अब आप बताएं प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना है फॉर एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज। बताएं प्रोविजन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। प्रोविजन बेटा कभी भी डेबिट नहीं होता, डिप्रिसिएशन के लिए हमेशा क्रेडिट होता है। हाँ, सिर्फ जब एसेट बेचते हैं तो उसकी टोटल डिप्रिसिएशन डेबिट पे आती है। तो कौन सा आ गया बेटा? 2 and 3 सी इज द राइट आंसर। 2 and 3 सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे। और ये कौन सा टॉपिक है बेटा? ये वही है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बेटा। कंपनी मेक्स 500 यूनिट्स एंड सेल दीज एट 50 पर यूनिट। सही है। सेलिंग प्राइस दे रहा बेटा वो हमें, डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? 7500। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है? 2500। और फिक्स ओवरहेड कितना लग रहा है? 8400। कह रहा है बेटा हाउ मच प्रॉफिट विल बी मेड इफ द कंपनी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूनिट मेड एंड सोल्ड टू 600 विदाउट चेंजिंग द सेलिंग प्राइस। हमें बताना है बेटा कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं अगर कंपनी ने 500 के बजाय 600 यूनिट बेचे, तो प्रॉफिट कितना होगा? सही है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? सही है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, और मटेरियल वगैरह हमें पर यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन हम निकाल सकते हैं। सही है, निकाल सकते हैं। तो चाहे हम पर यूनिट पे वर्किंग करें या टोटल पे करें, बात एक ही है। तो पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। कैसे आता है बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? याद है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सबसे पहले लेंगे बेटा सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आ जाएगा भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसने बता दी कितनी है बेटा? बताएं सेलिंग प्राइस 50। वेरिएबल कॉस्ट में बेटा यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, क्या क्या?
एक मटेरियल दिया हुआ है 7500 और एक क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2500। तो बेटा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। और बताएं बेटा यूनिट्स कितने हैं अभी, 500, तो क्या पर यूनिट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। सही, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक साथ कर लेते हैं। मटेरियल लेबर 10,000 बेटा लग रही है कॉस्ट 500 यूनिट पे, तो एक यूनिट पे कितनी लग रही है बताओ, 20। तो बेटा 50 में से अगर 20 वेरिएबल कॉस्ट है तो कॉन्ट्री कितना आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 30। आ गया। अब वो हमसे कितने यूनिट का पूछ रहा है बेटा प्रॉफिट बताओ, वो पूछ रहा है 600 यूनिट का। अब आसान है, अब हमें कॉन्ट्री पर यूनिट पता लग गया, तो जितने भी यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो 30 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस वगैरह में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 30 इंटू 600, तो कितना कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा, 18,000। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करें कि हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, फिक्स कॉस्ट। तो बताएं भाई, फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है हमें यहाँ पे, फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है 8,400। तो बेटा 18,000 में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, 18,000 माइनस 8,400, तो ये आ गया 9,600। तो बी इज द राइट आंसर। सही है जी, तो ये बी आंसर आ गया। तो आई होप बेटा आपको बेनिफिट हुआ इनसे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन से।